40, 45 और 46, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसके बारे में हमें आइडिया होना ही चाहिए। इन फॉर्म्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, बाकी फॉर्म्स को हम सरसरी निगाह से जाने भी देंगे एक बार, तो आप देख सकते हैं। अनिल जी थोड़ा कंट्रोल देखिए जी। तो हम फॉर्म्स पे पहुंचे, उसके पहले मैं कुछ परिभाषाएं जो पहले पहले सत्र में भी हमने बात किया था, सेक्शन 43 में है, ओपन शेल्टर की बात करेंगे। तो ओपन शेल्टर क्या होता है? ओपन शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि बच्चे देख रेख के लिए दिन में रह सकते हैं, दिन में आए शाम को अपने घर चले गए। हर शहर में होता है, और राज्य शासन इनको अमेंड करके एक शहर में 1 या 2 या 3 कितने भी खोल सकती है। उसके बाद फॉस्टर केयर होता है, ब्लड रिलेशन के अलावा हम शासन की कुछ योजनाओं का लाभ बच्चों को दे सकते हैं, वो फॉस्टर केयर में कवर करते हैं। इन दिनों स्पॉन्सरशिप की बात, काफी सारी बातचीत चल रही है। वो बच्चे जिनका कोई नहीं है, हम उनको परिवार में रख के भी जैसे चाचा के साथ, मामा के साथ कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, जिसमें सीसीएल जो चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद लॉ बच्चे होते हैं, उसमें उनको रखे जाते हैं। स्पेशल होम्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि हम फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं कि उस प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होता है। फिट फैसिलिटी, अभी एक दिन आप देखेंगे हर राज्य, मतलब केंद्र शासन का, राज्य शासन का भी ये निर्देश है कि हम एक फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करें जहाँ पे बच्चों को रख सकते हैं। और फिट पर्सन, इसके ऊपर हम एक्ट में जब आएंगे, नियम में आएंगे तो हम बात करेंगे। तो मैं सीधे अपने नियम को प्रेजेंट करता हूँ आपको। जी सर। एक सेकेंड, बस मैं प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ जी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर हो गई जी हाँ। यस जी। तो जी स्क्रीन के हाँ। ऊपर जी मैं हाँ। जी। तो ये मैं रूल्स की जो बात कर रहा था प्रारंभ में, जो 94 रूल्स हैं टोटल, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। सारी बात नहीं करेंगे। पहली जो रूल है उसमें डेफिनेशन सेकंड में है, फिर बोर्ड की क्या कार्य पद्धति होती है वो तीसरे में है। ये कुल जो नियम है आप एक बार खोल के देख सकते हैं, पुस्तक में सारा मेंशन है। इसमें महत्वपूर्ण ये है जो आप देखेंगे, नियम 55, 56, 57, 58 से लेकर 60 तक। ये जो पिछली बार जब हम बात कर रहे थे कि धारा 75, 77, 78, 80, 81 और 82, इन धाराओं के क्रियान्वयन के लिए अलग से राज्य शासन ने रूल बनाए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करनी थी। उसके बाद हम सीधे प्रारूप पे आते जाएंगे। सबसे जो पहला जो प्रारूप है सोशल बैकग्राउंड, रूल 8.1 और 8.5 में इसको डिफाइन किया गया है। और सोशल बैकग्राउंड मतलब जो उन बच्चों के लिए होता है जी, रूल 8.1 और 8.5 में प्री प्रोडक्शन एक्शन ऑफ पुलिस एंड अदर एजेंसी, जब बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसके पहले क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, उसके बारे में ये फॉर्म सारी चीजें बताता है हमको, क्या क्या उसमें होनी चाहिए। डिटेल फॉर्म है। पिछली बार चर्चा ये हुई थी कि अगर मान लीजिए पुलिस ये फॉर्म लेके नहीं आती है तो क्या करेंगे। तो इन हालात में आपके पास पूरा अधिकार है, पुलिस को वापस कर दीजिए। जब तक ये प्रारूप भर के नहीं लाएंगे हम इस बच्चे के बारे में बात नहीं करेंगे। बच्चे को नहीं वापस करिए, बच्चे की देख रेख या बच्चे की प्रोसीडिंग अलग रहेगी, लेकिन पुलिस की कार्यवाही आप रोक सकते हैं जब तक कि आपको सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट भर के पुलिस नहीं देती है। इसमें 8.1 और 8.5 में डिफाइन किया गया। 8.5 जो कहता है, द पुलिस वेलफेयर ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड एंड द सर्कमस्टांसेस एट द अप्रहेंडिंग द एवरी केस। हर केस के बारे में जो सोशल बैकग्राउंड है उसके बारे में बताना जरूरी है। किन परिस्थितियों में बच्चा आया है, किन हालातों में उसने अपराध किया है, और इसमें जो मुख्य इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एफआईआर नंबर, कौन से सेक्शन लगे हैं उसके ऊपर, जैसे पॉक्सो का मामला है 3/4, 3/5 क्या लगा हुआ है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, किस डेट में की गई है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन है वहाँ पे, परिवार का डिटेल, उस बच्चे की हिस्ट्री, उसकी आदत, एजुकेशन, मतलब ये सारी चीजें जो है एसबीआर में डिटेल रूप में भरी जानी चाहिए। कुल मिला के अगर हम प्रारूप 1 की बात करें एसबीआर की, तो कुल 25 बिंदुओं की जानकारी प्रारूप में भर के
एसजेपीयू या पुलिस द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर बोर्ड को लगता है कि ये जानकारी अधूरी है तो बोर्ड को पूरा अधिकार है, वो वापस कर सकता है कि अगली सुनवाई में आप इसको लेकर आएंगे, ऐसा कहते हुए। और जब तक ये नहीं आता है इसकी आगे कार्यवाही बोर्ड चाहे तो नहीं करेगी। इसकी मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है इन सारे इंफॉर्मेशन को भरने की? तो एसजेपीयू और चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। हर थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को प्रेजेंट करने से पहले ये उसके समक्ष प्रस्तुत करें इन सारे इंफॉर्मेशन के साथ। फॉर्म नंबर 2 की अगर हम बात करें, प्रारूप 2 जिसको बोल लेते हैं, तो अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट और द गार्जियन और फिट पर्सन गिवन इंटरिम कस्टडी पेंडिंग इंक्वायरी। अगर पेंडिंग इंक्वायरी है बोर्ड के समक्ष तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा पेरेंट्स गार्जियन के द्वारा इस प्रारूप में भर के, और उसके आधार पर बोर्ड अपनी कार्यवाही करती है। जनरल इंफॉर्मेशन है इसमें कुल, जैसे कि बच्चे का प्रस्तुत करने के लिए कि जब भी अगर बच्चे को बुलाया जाएगा बोर्ड के समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे, बच्चे का ध्यान रखेंगे, बच्चा वापस से सीसीएल नहीं बनेगा, ये सारी 5 चीजें कुल 7 बिंदुओं पर ये जानकारी दी जाती है और इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। सेक्शन फॉर्म नंबर 3 जो है हमारा सुपरविजन ऑर्डर, रूल 10(1) के 3 जो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द बोर्ड के समक्ष एक बार बच्चा आ गया, उसके बाद जो बोर्ड अगर मान लीजिए रिलीजिंग द चाइल्ड ऑन द सुपरविजन और द कस्टडी ऑफ अ फिट पर्सन, बोर्ड ये डिसाइड करता है कि हमें किसी की कस्टडी में इस बच्चे को रखना है, तो प्रारूप 3 में भर करके ये जानकारी दी जाती है। कंडीशनल केयर की जानकारी, मतलब उसमें कुछ कंडीशन लगा देगा बोर्ड कि इन कंडीशन पे बच्चे को आपको सौंपा जाता है, इन कंडीशंस पे ध्यान देना है। इसकी जो जिम्मेदारी होती है या इसमें जो आदेश करता है वो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजेबी करता है। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कोई एक बता सकते हैं? वकील साहब आप बता सकते हैं। देन फॉर्म नंबर 4 जो प्रारूप 4 की अगर हम बात करेंगे, ऑर्डर फॉर प्लेसिंग अ चाइल्ड इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जब हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो चाइल्ड कंफ्लिक्ट विथ लॉ सीसीएल की बात करेंगे। रूल 10(1) का जो 4th पॉइंट है उसके अनुसार से कि डायरेक्टिंग द चाइल्ड टू बी केप्ट इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एज अप्रोप्रिएट इफ नेसेसरी पेंडिंग इंक्वायरी एज पर द ऑर्डर। ये पेंडिंग ऑर्डर में अगर लगता है जेजेबी को या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को कि इस बच्चे को हमें परिवार में सपोर्ट नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन होम में देना है, तो उस बच्चे को हम इस प्रारूप के तहत ऑर्डर बना करके फैसिलिटी जो हमारा ऑब्जर्वेशन होम है उसमें हम उसको भेज सकते हैं। इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की, और इसमें जो जानकारियां होती है वो एक ऑर्डर फॉर्म में जानकारी होती है। इस फॉर्मेट में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते हैं बच्चे के लिए। फिर ऑर्डर फॉर सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये एक महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी बच्चे के बारे में डिसीजन लेते हैं, चाहे वो बोर्ड की बात करें चाहे सीडब्ल्यूसी की बात करें, अभी ये 13-14 तक जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे बोर्ड के लिए हैं, तो ये भी बोर्ड के लिए है कि बोर्ड जो है उस बच्चे को कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक एसआईआर कराता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराता है, और ये ऑर्डर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट या बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो कि जो डीसीपीयू में प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं या पर्सन इंचार्ज ऑफ दी सीसीआई होते हैं या वॉलंटरी किसी भी एनजीओ या किसी भी व्यक्ति से जिसको लगता है बोर्ड को कि ये अच्छा काम करके देंगे, उससे कुछ बिंदुओं पे एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगाई जाती है और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर बच्चे का डिसीजन लिया जाता है। तो वो एक प्रारूप होता है जिसको प्रारूप 5 के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि इस बच्चे का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करके आप बोर्ड के समक्ष उपस्थित करें। फिर फॉर्म 6, जब प्रारूप 5 में बोर्ड ने आदेश कर दिया तो जो फॉर्म 6 होता है उसके अंदर सामाजिक रिपोर्ट भरी जाती है। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। इसमें अगर कुल हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो लगभग 49 पॉइंट्स हैं इस डिटेल में। देखिए एसआईआर इतनी महत्वपूर्ण चीज है, एसआईआर इतनी महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वो सीडब्ल्यूसी चाहे जेजीबी के लिए, उसी के आधार पर लगभग सारे निर्णय लिए जाते हैं, उसी के आधार पर सीडब्ल्यूसी डिसाइड करती है, उसी के आधार पर इट इज नॉट द फाइनल, उसको बेस बनाते हैं, मैंडेटरी नहीं है पर कुछ आधार कुछ बेस दिया जाता है। इसके लिए रूल्स जो है 10(9), 11(2), 64(1) और 64(3) में प्रोविजन दिया हुआ है कि जब किसी बच्चे की जो इंक्वायरी कंप्लीट होती है उस दौरान
फॉर्म SIR करने की जो जिम्मेदारी है, तो वो सारा फॉर्म 6 में होता है। 49 पॉइंट्स होते हैं, काफी डिटेल्ड, उसके अंदर पूरा जानकारी, बच्चे का नाम, पता, उम्र, किन कंडीशन में आया, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके परिवार का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके पिता क्या करते हैं, उसके माता जी क्या करती हैं, उसके यार दोस्त कैसे हैं भाई, ये सारी चीजों को लेते हुए कुल 49 बिंदुओं पे जानकारी दी जाती है। और ये जानकारी प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या सोशल वर्कर, बोर्ड के द्वारा आदेश किया जाता है और इन तीनों के द्वारा बोर्ड को सबमिट किया जाता है। प्रारूप 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, CNCP चाइल्ड हो या CCL चाइल्ड, दोनों के लिए इंडिविजुअल केयर प्लान की हम बात करते हैं। प्रारूप 7 में इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे अब देखने योग्य बात है, नियम तो कई है, 11(3), 13(7), 18(8), 14, 19(4), 19, इन सारे के अंदर प्रोविजन दिया है कि किन किन पे करेगा। इंक्वायरी कंप्लीशन के लेकर के ड्यूटीज ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर क्या है, इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सारी चीजों की होती है। इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं ICP में, कि बच्चे का सारा फोकस, सारा प्लान जो है ICP के माध्यम से ही बनता है। इस ICP में 3 तरह के प्लान बनते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो जानकारियां हैं कुल इस फॉर्म में ABCD 4 हिस्सों में बांट करके 66 पॉइंट्स पे इंक्वायरी मांगी जाती है। सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम JJ एक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल केयर प्लान इस प्रारूप में, इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल केयर प्लान बच्चे का नहीं है तो बोर्ड या समिति हम उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन कभी प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इसीलिए इतना डिटेल्ड बनाया गया है कि आप इसको 66 बिंदुओं पे जानकारी दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है प्रॉपर। और वो जानकारियां जो होती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, नेम ऑफ द केस वर्कर, डेट ऑफ द ICP किस डेट पे बनाया, स्टे ऑफ द चाइल्ड, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म कौन सी हम देने चाहते हैं, पर्सनल डिटेल क्या है बच्चे का, कितना पढ़ा लिखा है, उसका आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है, उसका बाकी चीजें अगर हम बनवा, शिक्षा कितनी है उसकी, प्रोग्रेस रिपोर्ट उस बच्चे का, प्री एंड पोस्ट रिलीज रिपोर्ट, पोस्ट रिलीज रीस्टोरेशन रिपोर्ट, ये सारी डिटेल पॉइंट जो है 66 पॉइंट्स पे बनाई जाती है। तो ये CWC या JJB दोनों की अगर हम बात करें तो ICP को मैंडेटरी करना चाहिए। जब भी संस्था में बच्चा जाता है उसके 24 घंटे के अंदर एक ICP बनती है और 15 दिन के अंदर दूसरी ICP बनती है। वो दोनों ICP CWC मंगा सकती है, उसी के आधार पर सारा का सारा फोकस CWC का रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है। इसकी जो जिम्मेदारी है ये कौन करता है? ऑर्डर करेगा CWC और JJB, उसी के आधार बनाते हुए केस वर्कर जो होता है, प्रोबेशनल ऑफिसर जो DCPU का होता है, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल केयर प्लान बना करके CWC और बोर्ड के समक्ष रखे। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिस इंस्टीट्यूट में बालक है उस इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट और जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उसकी जिम्मेदारी होती है ICP बना करके बोर्ड के समक्ष या CWC के समक्ष प्रस्तुत करें। फॉर्म 8 जो है रूल 11(6) में डिफाइंड है, कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी जो होती है, इसमें जो है अंडरटेकिंग एक ली जाती है गार्जियन से या फिर पर्सन से। उस अंडरटेकिंग के आधार पर बोर्ड अगर चाहे उस बच्चे को तो उस परिवार को सौंप सकता है। अगर बोर्ड को लगता है कि इस बच्चे को हम उसके गार्जियन को या इसको दे देना चाहिए, किसी फिर फैसिलिटी में नहीं रखना चाहिए, तो प्रारूप 8 में वो एक आदेश, उनसे एक वचन पत्र, बॉन्ड पेपर लेता है पेरेंट्स से, और उसके आधार पर बोर्ड अपना निर्णय ले देता है। तो इसकी जो मेन 1 से लेके 8 बिंदुओं पर इसमें जानकारी होती है कि वो बताएगा कि मैं समय समय पे बच्चे की ध्यान रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा इन सारी जानकारियों के साथ। और जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स, गार्जियन और फिट पर्सन की होती है, इन सारी चीजों की होती है। उसके बाद जो प्रारूप 9 है, पर्सनल बॉन्ड बाय चिल्ड्रन, कई जगह पे इस चीज को कहते हैं कि हम बच्चे से कोई बॉन्ड नहीं भरवाते हैं। अच्छी बात है बच्चे से बॉन्ड, लेकिन प्रारूप दिया हुआ है, अगर बोर्ड को लगता है कि ये बच्चे ने कोई छोटी मोटी बहुत ऐसा क्राइम किया है जिसके ऊपर संज्ञान नहीं भी लिया जा सकता था, तो एक बच्चे से बॉन्ड भरवा करके बच्चे को रिलीज कर सकता है। ये प्रारूप 9 के अंतर्गत बालक द्वारा दिया जाता है।
उसके बाद प्रारूप 10 में है पीरियोडिक रिपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड रिलीज ऑन प्रोबेशन। जिस बच्चे को हम रिलीज करते हैं बोर्ड द्वारा, जिस बच्चे को निर्मुक्त किया जाता है, उसकी मंथली या 15 दिन में एक पूरी रिपोर्ट होती है, उसके लिए प्रारूप 10 है। कुल बिंदु इसमें प्रारूप 10 में कुल 7 बिंदुओं पे जानकारी दी जाती है और ये बोर्ड के द्वारा या समिति के द्वारा, मुख्य रूप से बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसी केस वर्कर के माध्यम से या प्रोबेशनर ऑफिसर के माध्यम से ये फॉर्म भरवाया जाता है और बच्चे की सारी डिटेल की, बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, उस पर चर्चा की जाती है इस फॉर्म के अंदर। और वो जो है बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट बोर्ड में समय समय पर प्रस्तुत किया जाता है। केस मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी पेंडिंग इंक्वायरी होती है प्रारूप 11 में, ये जेजे बोर्ड के द्वारा बनाई जाती है। जेजेबी के जो सदस्य हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कितने जो भी केसेस पेंडिंग है हमारे पास, उन केसेस की जानकारी होती है। एक फॉर्म होता है जिसके अंदर तीनों सदस्य बोर्ड के साइन करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है इस फॉर्म के अंदर। जो प्रारूप 11 है उसमें जेजेबी अपनी सारी मॉनिटरिंग, बोर्ड मेंटेन अ केस मॉनिटरिंग सीट ऑफ एवरी केस एंड एवरी चाइल्ड। अगर एक मामले में मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो दोनों की केस हिस्ट्री अलग अलग बनाई जाएगी, अलग अलग, एक सीट में नहीं बनाया जाएगा। टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ केस शैल बी फिक्स्ड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ये महत्वपूर्ण चीज है कि पहले ही दिन सुनवाई में कब तक हम इसका डेट करेंगे वो इस केस मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। तो सारी चीजें प्रारूप 11 के माध्यम से भरी जाती है। फिर पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी पेंडिंग रहती है मान लीजिए, तो उसके लिए अगर हम प्रारूप 12 है कि क्वार्टरली रिपोर्ट बाय जेजेबी, क्वार्टरली रिपोर्ट जेजेबी भी देता है और सीडब्ल्यूसी भी देता है। तो उसमें भी कुछ है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ बोर्ड और जेजेबी मेंबर्स की होती है, जो पूरे अपने 3 महीने की जो क्वार्टर की रिपोर्ट होती है उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन दें। उसमें ये भी हो कि बोर्ड के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट डेट कब हुआ है, उनकी ट्रेनिंग हुई है क्या इस क्वार्टर में, नहीं हुई है तो उसकी कब प्लानिंग करी जाएगी, उन्होंने कौन कौन से होम्स का विजिट किया है, वो भी इसमें डिटेल आता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने में आ रहा है कि जेजे बोर्ड के लोग कभी कभी सीसीआईज का विजिट कर लेते हैं। सीसीआईज मतलब वो बच्चे जो सीडब्ल्यूसी के आदेश पे संस्थाओं में रखे गए हैं। एक्ट में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि जेजे बोर्ड या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो है किसी सीसीआई का निरीक्षण करेंगे। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन होम या फिट फैसिलिटी जो उन्होंने डिक्लेयर की उसका निरीक्षण कर सकते हैं। और ये वाइसा वर्सा भी है कि सीडब्ल्यूसी के अंदर भी सीडब्ल्यूसी भी ऑब्जर्वेशन होम का निरीक्षण नहीं करता है। सीडब्ल्यूसी और जेजेबी दोनों के जो निरीक्षण करने की पद्धति होनी चाहिए वो अलग है और दोनों के होम्स की विजिट अलग है। तो ये जो फॉर्म हम पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी की जो बात कर रहे हैं प्रारूप 12 के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें आश्रय गृहों का दौरे की पूरी रिपोर्ट होती है कि किस किस दिन हम गए और कहाँ गए, फाइनल ऑर्डर कब किया जाना है, सारी चीजें इस प्रारूप के माध्यम से रखी जाती हैं। फिर प्रारूप 13 में पीरियोडिक रिव्यू ऑफ अ चाइल्ड इन प्लेस ऑफ सेफ्टी, अगर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखते हैं तो उसको भी लगातार रिव्यू करते रहना चाहिए, उसके लिए प्रारूप 13 है। इसमें भी कुल मुख्य बिंदु जो हैं अगर हम देखते हैं तो लगभग 8 बिंदुओं पे सारी जानकारी दी जाती है। मुख्य जानकारी जो इस प्रारूप में है, केस का डिटेल, इंडिविजुअल केयर प्लान, उसका क्या प्रोग्रेस रहा इस सप्ताह, कुछ उसने इस 15 दिनों में 20 दिन में उसके अंदर नया इंटरेस्ट आया क्या, इन सारे बिंदुओं पे जो जानकारी है वो इसके माध्यम से चलती रहती है। वकील साहब, रूप सिंह जी, सुनाई ठीक चल रहा है? सर बिल्कुल सही चल रहा है, ये चलते मुख्य चलिए। जी जिम्मेदारी जो होती है डीसीपीयू या प्रोबेशन ऑफिसर की होती है कि जो किसके मतलब हम जो डीसीपीयू और इनको सबमिट करते हैं रिपोर्ट 13 बिंदुओं पे बना करके, प्रारूप 13 के अंदर बना करके। फिर हम बात करेंगे प्रारूप 14 की, रिहेबिलिटेशन कार्ड, मतलब कोई भी बच्चा आता है, जो नियम आप देखेंगे, सॉरी, कि रूल 7(1), 13(8), 17(4) इन सब में इस बात की दी गई है कि बच्चे का जो रिहेबिलिटेशन है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए एक कार्ड बनाया जाएगा, उसके लिए प्रारूप 14 लिया जाता है। प्रारूप 14 बहुत डिटेल्ड होता है। इसके अंदर जो चीजें आनी चाहिए वो केस डिटेल,
इंडिविजुअल केयर बच्चे का मंथ वाइज क्या होगा, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या उस बच्चे को दिया जा रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उस संस्था में रहने वाले बच्चों के साथ कैसा है, उस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कुछ हो रहा है कि भाई 2 महीने अगर वो ऑब्जर्वेशन होम में रहा है तो क्या उसने कुछ एक्स्ट्रा सीखा है। तो उन सारी चीजों के लिए जो प्रारूप 14 है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भर के उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ये भी एक काफी डिटेल प्लान होता है, लगभग 6-7 पेज का एक होता है जिसमें कि मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकीय सारी चीजों का डिटेल फॉर्म भरा जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो 69 रूल में कहता है रिहेबिलिटेशन एंड स्टे की, वो बच्चा कितने दिन तक रहने वाला है संस्था में उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद केस समरी, अब 14 प्रूफ अभी तक जो फॉर्म्स थे मुख्य रूप से वो मोटा मोटी लगभग जेजेबी के फॉर्म्स थे जो जेजेबी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। प्रारूप 15 के आगे अब सीडब्ल्यूसी के मुख्य फॉर्म आते हैं। तो जिस तरह से केस समरी जेजेबी में होती है उसी तरह से केस समरी सीडब्ल्यूसी को भी देना होता है प्रारूप 15 के अंदर, और उसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां सारी होती है कि क्या बच्चे का डिटेल है, उसमें कोई मामला नंबर, हम एक फाइल बनाते हैं उसका मामला क्या है, बच्चे को किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया, बच्चे को किस कंडीशंस में प्रस्तुत किया, ये सारी चीजें उसके अंदर अगर देखें तो ये रिकॉर्ड होते हैं। किसी का माइक ऑन है, जरा बंद कीजिए प्लीज। और ये इंफॉर्मेशन उसमें बालक की डिटेल, डेट ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्डर पास बाय सीडब्ल्यूसी, सीएनसीपी है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसका एज के लिए क्या प्रूफ है, उसका एज क्या है, ट्रांसफर ऑर्डर, अगर मान लीजिए हम कहीं बच्चे को दूसरे जिले का बालक है तो किस प्रारूप में हम ट्रांसफर करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सारी हिस्ट्री जो है समरी सीट में सीडब्ल्यूसी के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो सीडब्ल्यूसी के ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट एक बालक से संबंध में जो भी बालक प्रेजेंट होता है होना चाहिए प्रारूप 17 के अंदर। फिर प्रारूप 15 की हम बात कर रहे थे, अभी प्रारूप 16 की बात करेंगे। इसमें जैसे हमने देखा कि तिमाही रिपोर्ट जेजेबी की जाती है, वैसे ही रिपोर्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तिमाही जाती है। और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि ये जिम्मेदारी चेयरपर्सन की होती है। अगर हम बात करेंगे सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन की एडिशनल जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसमें एक मुख्य जिम्मेदारी ये होती है कि ये जो रिपोर्ट है वो सारे सदस्यों की सहायता से चेयरपर्सन भरेगा। उसमें भी वही जानकारी होती है जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ सारे सदस्यों का, इन सदस्यों ने ट्रेनिंग कितनी लिया है, कब कब ट्रेनिंग है, प्लान्ड है कि नहीं है, कितने केसेस हमने इस क्वार्टर में डील किए हैं, उनका क्या स्टेटस है, उसमें कितने का हमने फाइनल ऑर्डर कर दिया है, इसमें हमने कितने होम्स का विजिट किया है। ये सारी डिटेल जो है प्रारूप 16 के द्वारा लिखी जाती है, जिसकी जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन की होती है। अब प्रारूप 17 की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रारूप है। रिपोर्ट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द कमिटी। तो कमेटी के समक्ष जब भी कोई बच्चा प्रस्तुत किया जाता है, मान लीजिए चाइल्ड लाइन ने प्रस्तुत किया या कोई पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बच्चा, या कोई सोसाइटी का कोई आदमी प्रस्तुत करता है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर प्रस्तुत करेगा तो उसके पास तो इतनी जानकारियां होती नहीं है, लेकिन उसमें हमको क्या क्या करना चाहिए। तो प्रारूप 17 पे हम थोड़ा सा डिटेल्ड बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे को जब हम प्रस्तुत करते हैं प्रारूप 17 में। तो सबसे पहले तो जो सीडब्ल्यूसी में बालक आएगा, मैं सीडब्ल्यूसी की एक बात कर लूं, उसके बाद उसमें क्या क्या होनी चाहिए, या पहले पॉइंट्स उसमें क्या कवर होने चाहिए प्रारूप 17 में। डिटेल ऑफ पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग, जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है उसकी डिटेल होनी चाहिए, बालक की सारी डिटेल होनी चाहिए, किस कंडीशन में आया, क्यों आया, उसको क्या देख रेख की आवश्यकता है, उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन के बारे में, अगर पेरेंट्स हैं तो कहाँ हैं, कोई गार्जियन है तो क्या उसका डिटेल होना चाहिए, बच्चा कहाँ मिला, किन परिस्थितियों में मिला, क्या बच्चे पे कोई एलिगेशन तो नहीं लगा है कि बच्चा घर से भाग गया है, किसी की मार पिटाई कर दी है या चोरी कर दिया है, उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। बच्चा जब प्राप्त हुआ तो उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी, उसका मेडिकल बच्चे का हुआ है कि नहीं हुआ है, मेडिकल में क्या क्या चीजें आई हुई हैं, बच्चा जब मिला तो उसके पास क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है, वो सारी जानकारी भी इसके अंदर होती है। डिटेल ऑफ द टाइम, किस समय पे प्रस्तुत किया गया है, और उसके बाद हमने जब सीसीआई में भेजा है और सा में भेजा है तो उसका डिटेल कि कब भेजा है, क्या ऑर्डर नंबर है, वो सारी चीजें, और क्या उसकी जानकारी पुलिस को दी गई है।
नियरेस्ट थाने को मान लीजिए उसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इसकी जानकारी पुलिस को क्यों दिया जाए। तो कोई गुमशुदा बच्चा होता है तो ट्रैक दी मिसिंग चाइल्ड का रिकॉर्ड सीडब्ल्यूसी के साथ साथ पुलिस के पास भी होता है। तो अगर नियरेस्ट पुलिस को मान लीजिए बाग सेवनिया थाने से कोई बच्चा आया है और सीडब्ल्यूसी ने बाग सेवनिया थाने को इन्फॉर्म कर दिया, तो कम से कम वो मैच कर लेगा कि क्या उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है, क्या उसके लिए एफआईआर दर्ज है। तो इसके लिए वो जो है पूरी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया जाए। जैसे ही बच्चा सीडब्ल्यूसी में आता है तो सीडब्ल्यूसी की क्या जिम्मेदारियां हैं प्रारूप 17 में, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे समय लूंगा। प्रारूप 17 को पढ़ना सीडब्ल्यूसी को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसको चाइल्ड लाइन, सीसीआई या सा या काउंसलिंग रिपोर्ट जो भी रहता है उसके, अगर मान लीजिए चाइल्ड लाइन प्रस्तुत करता है तो डिटेल भरी है उसने, उसमें काउंसलिंग रिपोर्ट लगी है कि नहीं लगी हुई है। उसके बाद सीडब्ल्यूसी बच्चे से बातचीत करके किसी संस्था का चयन करेगा कि बच्चे को किस संस्था में भेजना है और उसके लिए एक रोस्टर फॉलो होता है। उसके रोस्टर के आधार पर बालक का चयन किया जाता है। फिर प्रारूप 18 में हम ऑर्डर कर देते हैं उसको, बच्चे को, कि किस संस्था में जाएगा, उसका एसआईआर कराया जाना है कि नहीं कराया जाना है, तो एसआईआर के लिए सीडब्ल्यूसी आदेश करेगी। फिर उसका इंडिविजुअल केयर प्लान बनाने का भी आदेश करेगी समिति। ये सारी चीजें प्रारूप 17 के साथ ही एसोसिएट होती हैं। फिर उस समय जो भी सीडब्ल्यूसी ने कार्यवाही किया है वो सारी प्रोसीडिंग रजिस्टर में नोट किया जाना है। अगर मान लीजिए बच्चा किसी अन्य जिले का है तो उस जिले के डीसीपीयू, उस जिले के सीडब्ल्यूसी, उसको सूचित करना, ये भी प्रारूप 17 के साथ ही एसोसिएट हो जाता है। और एफआईआर अगर है तो नियरेस्ट पुलिस को उसकी जानकारी देना है। फिर उसका फॉलोअप भी उसी के साथ आता है कि अगली डेट हम कब करेंगे। मान लीजिए एक बच्चे को हमने सीसीआई में भेज दिया तो उस बच्चे की क्या फॉलोअप होगी वो डेट भी उस केस के साथ ही, उस प्रारूप 17 के साथ ही अटैच होनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रारूप है प्रारूप 17, इनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो मुख्य जिम्मेदारी होती है इसको भरने की जो भी बच्चा प्रेजेंट करता है उसकी होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कोई सोसाइटी का आदमी लेके आता है तो वो इतनी जानकारी कैसे भरेगा। तो उसके लिए बाल कल्याण समिति अपने चाइल्ड लाइन को बुला करके चाइल्ड लाइन के हैंडओवर करके बच्चे को सारा प्रारूप भरवा सकती है, जिससे कि बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। प्रारूप 18 में कुछ खास नहीं है। प्रारूप 18 में बाल कल्याण समिति जो है बच्चे को प्लेस कर देती है उस 17 के आधार पर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जिम्मेदारी है और सीसीआई में भेज देती है बालक को रखने के लिए। प्रारूप 18 इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, नेम, पेरेंट डिटेल, एज, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, किस संस्था में जाएगा उसका डिटेल भरते हैं, उसमें एसआईआर का डिटेल भरते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर है। अगर बालक किसी और राज्य का है या किसी और जिले का है तो उसका अगर ट्रांसफर ऑर्डर बनाना है तो उसकी सारी डिटेल, और उसकी सारी डिटेल आपको वहाँ के डीसीपीयू, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डायरेक्टरेट, इन सबको भेजने की आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की होती है। अब मेरे पास 15 मिनट है, अभी सिर्फ 18 फॉर्म्स कंप्लीट हुए हैं तो मैं मुख्य फॉर्म्स कवर करूंगा, बाकी सारे नहीं कवर करूंगा। प्रारूप 22 और 23 महत्वपूर्ण है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जी, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें जो है प्रारूप 22 में हम जो बच्चे का एसआईआर का ऑर्डर सीडब्ल्यूसी करती है तो उसमें उसका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराया जाता है। जैसे हमने बोर्ड के मामले में देखा था कि कुछ 66 बिंदु होते हैं, तो इसमें भी लगभग उतने ही बिंदु हैं, 57 बिंदु हैं टू बी प्रिसाइज। 1 से लेकर 57 बिंदु में पूरी डिटेल बच्चे की आती है। और आखिरी में कुछ 13 पॉइंट्स हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ इंक्वायरी, कि जो ये इंक्वायरी करता है वो अपना ऑब्जर्वेशन भी दे सकता है, वो अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है। और इसकी जो करने की जिम्मेदारी होती है सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर पे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वर्कर, डीसीपीयू, चाइल्ड लाइन या एनजीओ की होती है। किसी भी एनजीओ से भी सीडब्ल्यूसी चाहे तो करा सकता है। तो ये सारी जानकारी देने के बाद इन जानकारियों को आधार बनाते हुए जो भी सीडब्ल्यू चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या बाकी अगर इसको सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकता है। उस रिकमेंडेशन के आधार पर बाल कल्याण समिति काम कर भी सकती है। उस रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना यह समिति का अधिकार है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने बोला कि इस रिपोर्ट के आधार पर बच्चे को परिवार में पुनर्वासित कर सकते हैं, लेकिन समिति को लगता है कि परिवार से बातचीत करने के बाद परिवार की स्थिति ठीक नहीं है या परिवार में पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है, तो समिति सिर्फ एसआईआर को आधार बना के आगे की कार्यवाही करेगी, बच्चे को सुपुर्द नहीं करेगी। ये डिसीजन, ये जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिवली सीडब्ल्यूसी का रहेगा कि सोशल इन्वेस्टिगेशन को आधार बनाएं कि नहीं बनाएं।
पर जनरली क्योंकि इतना डिटेल्ड होता है तो सीडब्ल्यूसी उसको आधार मान ही लेती है, और इसकी जिम्मेदारी डीसीपीयू में जो सोशल वर्कर है उसके माध्यम से भी करा सकते हैं, चाइल्ड लाइन के माध्यम से भी करा सकते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला जाता है या कोर्ट में कोई मामला जाता है तो कोर्ट सोशल इन्वेस्टिगेशन जो सोशल वर्कर डीसीपीयू के द्वारा कराया जाता है उसी को मान्यता देता है, चाइल्ड लाइन के द्वारा की गई रिपोर्ट को कोर्ट मान्यता नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर देखना जरूरी है कि हम अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो डीसीपीयू के माध्यम से सोशल वर्कर के द्वारा ही एसआईआर कराएं, लेकिन हम चाइल्ड लाइन से भी करा के एक आधार बना सकते हैं। प्रारूप 23 बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एप्लीकेशन फॉर सरेंडर, अभ्यर्पित बच्चे के लिए एप्लीकेशन प्रारूप 23 के अंदर दिया जाता है, और कोई पेरेंट अगर अब किसी बच्चे को सरेंडर करना चाहता है तो वो इस प्रारूप में अपनी जानकारी भर के देता है। इसके अंदर जो सीडब्ल्यूसी की मुख्य जिम्मेदारी होती है, जो हमें 2-3 चीजें देखने होते हैं, जब भी कोई बच्चा सरेंडर करने के लिए आता है तो उसकी काउंसलिंग रिपोर्ट होनी चाहिए किसी काउंसलर के द्वारा कि भाई आप किन परिस्थितियों में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। और 60 दिन के अंदर उस पेरेंट्स के, उस परिवार की कम से कम 2 बार पुनः काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। ये मैंडेटरी है कि कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स काउंसलिंग शुड बी डन, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार इस वजह से दे रहा कि वो गरीब है, कोई मजबूरी तो नहीं उस परिवार की बच्चे देने का। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो है, हम सबको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ध्यान रखने की बात है कि इंस्टीट्यूशन इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। पूरे एक्ट में बच्चे को परिवार में पुनर्वासित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इंस्टीट्यूशन इज अ टेम्परेरी शेल्टर, इज अ टेम्परेरी केयर, 6 महीने, साल भर, 2 साल, इससे ज्यादा बच्चे को हम इंस्टीट्यूट में नहीं रखें, उस पर हम काम करते रहे। या तो अगर परिवार है तो ठीक है, नहीं तो उसको सरेंडर कराइए, सरेंडर करा के उसको लीगल फ्री कराइए। ये सारी जिम्मेदारी देखने की होती है। तो प्रारूप 13 में कोई पेरेंट्स जो है और एप्लीकेशन दे सकता है, और प्रारूप 24 में सीडब्ल्यूसी जो है उसको सरेंडरिंग चाइल्ड को डिक्लेयर कर देती है, डिक्लेयरिंग बाय पर्सन सरेंडरिंग द चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन, उसमें मतलब एक डिक्लेरेशन दे देता है वो। और 24 में सीडब्ल्यूसी ऑर्डर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रारूप 25, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे एक्ट में अगर कोई चीज है, लीगल फ्री। लीगल फ्री एक ऐसी चीज है जिसको सीडब्ल्यूसी को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता होती है। उसमें हमारे पास कुछ 16-17 पॉइंट्स जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। प्रारूप 25 होता क्या है, पहले तो सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग द चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। सीडब्ल्यूसी एक सर्टिफिकेट देती है। सेक्शन 36(2) के अंतर्गत जो दिया गया है, इंक्वायरी कराते हुए सीडब्ल्यूसी एक ऑर्डर बनाती है कि ये बच्चा जो सरेंडर्ड है या ऑर्फेंड है, उस कैटेगरी के आधार पर इसका कोई नहीं है तो इसको हम लीगल फ्री करते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, जब आप किसी बच्चे को लीगल फ्री करेंगे तो प्रारूप में नहीं दिया हुआ है, कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए सीडब्ल्यूसी में। एक सदस्य लीगल फ्री नहीं कर सकता है, मिनिमम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है। पूरी कार्यवाही विवरण डिटेल लिखा जाना जरूरी है जब भी आप लीगल फ्री करें बच्चे को। तो XYZ कुछ भी की 3 समिति के सदस्यों में चर्चा हुई, 2 सदस्य सहमत थे, 3 सदस्य सहमत नहीं थे तो लीगल फ्री नहीं होगा। 3 सदस्य सहमत थे, 2 असहमत थे तो लीगल फ्री हो जाएगा। 4 सहमत थे, 1 सहमत नहीं थे, वो सारी डिटेल जानकारी लिखी जानी है। बालक की श्रेणी क्या थी, ऑर्फन था, एबंडेंट था या सरेंडर था, ये सारी चीजें भी आपको लीगल फ्री डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर करनी पड़ती है। 23 और 24 में सरेंडर फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया है, अगर आप लीगल फ्री कर रहे हैं वो भी चेक करना है। काउंसलिंग रिपोर्ट पेरेंट्स की लगी है कि नहीं लगी है। अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल से 6 साल से ऊपर का है और उसको लीगल फ्री हम करने जा रहे हैं किसी वजह से, तो बच्चे की काउंसलिंग रिपोर्ट लगी है कि नहीं लगी है, उसमें बच्चे का कंसेंट है कि नहीं लगा है। अगर मान लीजिए बच्चे ने मना कर दिया कि मुझे किसी के यहाँ अडॉप्शन पे नहीं जाना है, तो आप उसको लीगल फ्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें लगी है कि नहीं लगी है। चाइल्ड लाइन, पुलिस, डीसीपीयू, इनकी रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर आप करने जा रहे हैं तो आपने विज्ञापन दिया है कि नहीं दिया है, विज्ञापन देने के कितने दिन के बाद आप उसको लीगल फ्री करने जा रहे हैं। बच्चे की एज के क्या डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, अगर बच्चे का कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या समिति ने मेडिकल कराया है, उसका मेडिकल बोर्ड ने उसकी क्या डेट दी हुई है, क्या, ये सारी चीजें आपको लीगल फ्री करने से पहले देखनी होती है। उसके बाद उस बच्चे का SIR कराया गया है क्या, मान लीजिए 10 साल का बच्चा घूमते हुए मुझे मिल गया, अब 3 साल से कोई नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे का SIR कराया है क्या। फिर सबसे आखिरी में लीगल फ्री करते समय कि जो जहाँ पे बच्चा रह रहा है इंस्टीट्यूशन में,
उस सा के द्वारा एक अंतिम प्रयास किया गया है क्या? सारे प्रयास सीडब्ल्यूसी ने अपने स्तर पे कर लिए, क्या स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी ने भी कुछ प्रयास किए हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए? किए हैं कि नहीं किए? अगर किए हैं तो उसका लेटर लगा है कि नहीं लगा है? तो ये सारी जानकारियां जो है जब हम लीगल फ्री करते हैं तो उस समय देखने की आवश्यकता होती है और बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। अब हम सीधे ये सब 32 पे आएंगे, प्रारूप 32 जो अगला महत्वपूर्ण प्रारूप है हमारा। बाकी भी महत्वपूर्ण है लेकिन हम कवर नहीं कर पाएंगे, मोटा मोटी तो करेंगे जिसमें हमको काम करना होता है। फॉस्टर केयर प्लेसमेंट विद द फैमिली, 31 और 32 जो है ये सारे फॉस्टर केयर से संबंधित हैं। कोई पेरेंट्स जो है उसमें कैसे ऑर्डर करेगा, मतलब किसी पेरेंट्स को फॉस्टर केयर में लेना है तो उसकी एक होम स्टडी रिपोर्ट होती है जो प्रारूप 30 में किया जाता है। प्रारूप 30 में सोशल वर्कर के द्वारा किया जाता है उसका पूरा। 31 में हम चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट बनाते हैं सोशल वर्कर के माध्यम से, और प्रारूप 32 में जो सीडब्ल्यूसी है फॉस्टर में बच्चे को देने के लिए जो भी फॉस्टर पेरेंट्स है उसका ऑर्डर जारी करती है। ये सेक्शन 45 में डिफाइंड किया गया है कि बायोलॉजिकल और ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर हम किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में दे रहे हैं तो। लेकिन जो नई गाइडलाइन आ गई है शायद उसमें नई नियम जो आया है अभी हमारा फॉस्टर केयर का, शायद उसमें इस नियम को शिथिल कर दिया गया है। लेकिन अभी चूंकि वो प्रिंट नहीं हुआ है, अगर प्रिंट हो गया तो मेरी जानकारी में नहीं है कि नए रूल्स प्रिंट हो गए हैं, उसमें शायद ये नियम शिथिल कर दिया गया है कि फॉस्टर फैमिली में ब्लड रिलेशन वाले को भी दिया जा सकता है। प्रारूप 33 में एक अंडरटेकिंग होती है फॉस्टर फैमिली द्वारा कि बच्चे की देखरेख करेंगे, और प्रारूप 34 में रिकॉर्ड जो होता है उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी मतलब फिजिकल पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा, ये सारी चीजें, ये जेंडर एड्रेस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसीपीयू की होती है जो मेंटेन करता है। प्रारूप 35 में फोस्टर परिवार का हर महीने इंस्पेक्शन किया जाता है, ये डीसीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर पे किया जाता है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें कि बालक की कंडीशन क्या है, उस प्रारूप 35 में की जाती है सारी चीजें। अब हम प्रारूप 36 की बात करेंगे, ऑर्डर फॉर स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट। अगर आजकल बहुत चल रहा है, हम किसी बच्चे को अगर स्पॉन्सरशिप के लिए दे रहे हैं तो प्रारूप 36 में ऑर्डर करती है सीडब्ल्यूसी। एक ऑर्डर होता है कि इस बच्चे को इस परिवार में दिया जा रहा है, उसकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी रहेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीडब्ल्यूसी की होती है। यहाँ देखने की बात है कि जेजेबी भी चाहे तो इस बच्चे किसी अपने सीसीएल बच्चे को भी किसी परिवार में स्पॉन्सरशिप में दे सकता है। अब इन दिनों कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा चीज जो चर्चा में है वो फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन की बात करते हैं। फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करने का एक्सक्लूसिव अधिकार है सीडब्ल्यूसी का। प्रोसेस इसका ये कि मान लीजिए मुझे एक जगह लेनी है फॉस्टर केयर या ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए, मुझे फिट फैसिलिटी डिक्लेयर कराना है, तो मैं अपनी सारी चीजें प्रारूप 38 के अंदर सारा बहुत डिटेल्ड है उसके अंदर कि संस्था का नाम, संस्था चलाने वाले व्यक्ति का नाम, संस्था की कनेक्टिविटी रोड से कैसी है, संस्था की कनेक्टिविटी प्लेन से कैसी है, ट्रेन से कैसी है, संस्था के पास क्या सुविधाएं हैं, इंटरटेनमेंट के लिए क्या सुविधाएं हैं, जो बच्चे रहेंगे वहाँ क्या सुरक्षा रहेगी उनकी, स्टाफ कैसा है, भोजन की क्या व्यवस्था है, बहुत डिटेल में एक प्रारूप होता है जिसको भरा जाता है। इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो इंस्टीट्यूट अप्लाई करता है उसके द्वारा डीसीपीयू को दिया जाता है। डीसीपीयू एक फिट फैसिलिटी या फिट पर्सन की लिस्ट रखता है 4, 5, 6, और वो लिस्ट जो है सीडब्ल्यूसी को प्रोवाइड कराता है और सीडब्ल्यूसी उसका इंस्पेक्शन करके प्रारूप 39 में फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करने की बात आती है तो सारा इनपुट आपके पास डीसीपीयू के माध्यम से आएगा और उसको इंस्पेक्शन करके अगर आपको लगता है कि ये संस्था को फिट फैसिलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें बच्चा रखने के लिए चाहिए, तो प्रारूप 39 में सीडब्ल्यूसी ऑर्डर कर देता है फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं इनिशिएटिव किया जाएगा डीसीपीयू के द्वारा। अगर सीडब्ल्यूसी को खुद को लगता है कि हमें इसको फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करना है तो वो एक एप्लीकेशन मंगा के सीडब्ल्यूसी को फॉरवर्ड कर देगा और वो एप्लीकेशन समिति के पास सीडब्ल्यूसी के माध्यम से आना चाहिए, तभी एक्सक्लूसिव अधिकार जो मैंने बताया सीडब्ल्यूसी ही फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करेगा।
प्रारूप 40 में एक इंफॉर्मेशन होती है उन बच्चों की जो सीसीआईज में रह रहे हैं, वो सीसीआई इंचार्ज जो है समय समय पर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करता रहेगा। फिर प्रारूप 43 में हर बच्चे की केस स्टडी होती है। केस हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड काफी डिटेल्ड है, ये संस्था के द्वारा बनाया जाना चाहिए। पर्सन इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, इनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के जब संस्था में रह रहा है तो उसकी सारी डिटेल बनाएं। इसमें भी कुछ 57 बिंदुओं पे जानकारी होती है बच्चे की। तो अगली बार अगर आप इंस्पेक्शन के लिए किसी संस्था में जा रहे हैं तो उस संस्था के पर्सन इंचार्ज से पूछिए कि क्या प्रारूप 43 में आपने केस स्टडी बच्चे की बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर गारंटी कर सकता हूँ कि 90% संस्थाओं में बच्चों की केस स्टडी आपको नहीं मिलेगी। ये जब हम इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो देखने की बात होती है कि उस बच्चे की केस स्टडी है। क्यों? अगर केस स्टडी बनेगा तो बच्चे का पुनर्वास हो जाएगा। बच्चा संस्था में 2 साल से रह रहा, 3 साल से रह रहा, कोई देखने वाला नहीं है। वो सारी चीजें हमको देखना चाहिए। फिर अब आखिरी के 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हैं, प्रारूप 45 एंड 46। एस्कॉर्ट ऑर्डर जब हम बनाते हैं, हम किसी एक बच्चे को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए एक एस्कॉर्ट ऑर्डर बनाती है बाल कल्याण समिति। उसमें जो जानकारियां होती हैं वो प्रारूप 44 में दी जाती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इंफॉर्मेशन किस किस को भेजा जाना है। जो आप ऑर्डर बनाएंगे, एस्कॉर्ट ऑर्डर बनाएंगे, वो किसको भेजेंगे? तो अपने जिले के डीसीपीयू को भेजेंगे, और जिस जिले में आप भेज रहे हैं उस जिले के सीडब्ल्यूसी को भेजेंगे, पुलिस को भेजेंगे, जो आपकी डीआरपी लाइन होती है जहां से आपको पुलिस मिलेगी उस बच्चे को एस्कॉर्ट करने के लिए। चाइल्ड लाइन को भेजेंगे अगर आपको चाहते हैं कि चाइल्ड लाइन के भी जाए साथ में बच्चे को एस्कॉर्ट करने के लिए। संबंधित सीसीआई जहाँ पे बच्चा रह रहा उसके पर्सन इंचार्ज को भेजेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे इन लोगों को सारी जानकारियां भेजना आवश्यक होती है जिससे कि सुविधा रहे। दूसरी चीज, अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड निवेदन हम कर सकते हैं उस जिले की सीडब्ल्यूसी को कि इस तारीख को ये बालक आपके पास आएगा, पुलिस के माध्यम से आएगा, तो थोड़ी परेशानियां बच जाती हैं। तो जब भी आप एस्कॉर्ट ऑर्डर बनाएं किसी बच्चे को, तो इन लोगों को कॉपी भेजना और उसको सूचित करना ना भूलें, जिससे कि वहां के जो समिति है वो एसआईआर करा करके उसके पेरेंट्स से संपर्क करके उस बच्चे का केयर प्लान बना के तैयार रखे। और इस प्रक्रिया में कम से कम समय लगे। पूरी प्रक्रिया में, प्रक्रिया जटिल है, कई बार पुलिस मिलने में ही 3 महीना लग जाता है। आप इसकी एक कॉपी एसडीपीयू को भी दीजिए पुलिस के साथ साथ कि वो अरेंज कराएगा। अब जो एसडीपीयू नोडल अधिकारी होता है आपके जिले का, डीएसपी रैंक के कोई भी अधिकारी होते हैं, उनसे आप संपर्क करिए कि सर मैंने इस बच्चे के लिए स्पॉट ऑर्डर बनाया है, काइंडली इंश्योर कि हमें समय से पुलिस मिल जाए जिससे कि बच्चा दूसरे जहाँ का बच्चा है वहां का स्थानांतरित कर दिया जाए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बच्चे को अपने पास ही रख के क्यों नहीं उसकी केयर प्लान करेंगे। तो अगर दूसरे जिले का बच्चा है तो वहां पे उसके पेरेंट्स से मिलने की संभावना, उसके देखभाल की संभावना ज्यादा बेहतर है। तो और हमारा जुरिस्डिक्शन भी जो सीडब्ल्यूसी का होता है वो एक जिले के लिए ही लागू होता है। तो हम दूसरे जिले का कोई भी बालक मिलता है तो वहां की समिति से बातचीत करके उसको वहां ट्रांसफर कर दें, सबसे बेहतर काम होता है इसमें। देन फॉर्म 46 जो है, रूल 41(3) और 41(9) में इसके बारे में दिया गया है, इंस्पेक्शन बाय द इंस्पेक्शन कमेटी। इसकी भी 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन कमेटी करती है। कोई दूसरा फॉर्म नहीं है तो सीडब्ल्यूसी भी, अगर हम किसी संस्था का ज्यादा या तो महीने में 2 बार जैसे सीडब्ल्यूसी को इंस्पेक्शन करना होता है, तो हम भी प्रारूप 46 के अंदर ही इंस्पेक्शन करते हैं। अब इसमें जो अगर कमेटी बनती है उस कमेटी में एक बाल कल्याण समिति का कोई सदस्य होता है, नेसेसरीली वो एक महिला होनी चाहिए। फिर एक डॉक्टर होता है उस कमेटी के अंदर, पुलिस विभाग से एक होते हैं, डीसीपीयू का एक होता है, और एक सोशल वर्कर होता है बाहर से। ये 5-6 लोगों की मिलकर एक कमेटी बनती है जो कि संस्थाओं का निरीक्षण करती है। निरीक्षण बहुत डिटेल्ड होता है। निरीक्षण के समय हम कुल जो जितने बिंदु कवर करते हैं बहुत डिटेल्ड फॉर्म होता है। लगभग मुझे लगता है 70-80 जानकारियां होती हैं, छोटी छोटी जानकारी कि बच्चे का सिंगल बेड है कि नहीं है, बच्चे को तौलिया अलग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नहाने की फैसिलिटी क्या है, बच्चे के इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं है, बच्चे को खाने का क्या मिल रहा है, बच्चे का केयर प्लान है कि नहीं है, ये इंस्पेक्शन में आती है। तो अब जब हम सीडब्ल्यूसी के लोग भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तो प्रारूप 46 की एक कॉपी अपने साथ रखें
और उसमें जाएं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि कम से कम 3 सदस्य इंस्पेक्शन में जाएं CWC के। ये स्टेट रूल है, अपने स्टेट का जो एक अमेंडमेंट लेटर निकला है उसमें उन्होंने निकाला है कि समिति जब भी इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगी तो कम से कम तीनों सदस्य का होना आवश्यक, मिनिमम 5 में से 3 सदस्य जाएं, तभी वो बेंच मानी जाएगी और तभी वो इंस्पेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। अब इंस्पेक्शन करने के बाद इसकी कॉपी जो हमको देना होती है, एक कॉपी DCPU को देनी होती है, एक कॉपी CWC के पास रहती है और एक कॉपी उस संस्था को देनी होती है, ये कहते हुए कि ये कमियां हैं या ये इम्प्रूवमेंट आपको करना है, ताकि अगली बार जब इंस्पेक्शन करने आप जाएं तो पुराना इंस्पेक्शन फॉर्म निकाल करके उसके सामने आप बात करें और बातचीत करने के बाद बताएं कि ये कमियां हैं, इसको आपने ठीक किया कि नहीं ठीक किया, वो सारी चीजें देखें। तो ये प्रारूप 46 के अंदर इंस्पेक्शन, डिटेल्ड इंस्पेक्शन समिति द्वारा किया जाता है और एक कमेटी द्वारा किया जाता है, जो कमेटी में लोग रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारे 46 फॉर्म्स हैं, जिसमें अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग सबको इसमें ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। एक छोटी बात, जब चाइल्ड लाइन बच्चे को प्रेजेंट करती है तो उस प्रारूप 17 में क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चे का एक फोटो लगा होना चाहिए, जी उस बच्चे की एक फोटो होनी चाहिए, प्रारूप 17 भरा होना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, एक काउंसलिंग रिपोर्ट होनी चाहिए बच्चे की। ये सारी चीजें उसके अंदर नेसेसरीली सारी चीजें उसमें आपको देना चाहिए। अभी अगर समय है और आप लोग अलाउ करें हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं हो गया हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बाल कल्याण समिति को मेंटेन करना चाहिए, एक 5 मिनट में उसको भी ले लें या कभी फिर ले लेंगे, जैसा आप लोग बोले। सर अभी ले लीजिए। जी जी ठीक है, चलिए। जी जी लेते हूँ, ले लीजिए सर। जी कृपा जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ भाई साहब, बस देखने ये दस्तावेज हैं जो समिति में हमें मेंटेन करना चाहिए। एक दिन में कितने मामले आए और उनकी अगली तारीख और उसका केस का निपटारा, इसकी एक डिटेल होनी चाहिए। जो बच्चे समिति के समक्ष आए उनका नाम, बच्चों को किस बाल गृह में भेजा गया, उसकी विस्तृत जानकारी पते के साथ आपकी जो प्रोसीडिंग रजिस्टर है उसमें नोट होना चाहिए। बॉन्ड अगर कोई भरवाना है बच्चे से या परिवार ने कुछ भरा है, उसकी तामील कौन करेगा, उसका निष्पादन कब किया जाएगा, उसकी डिटेल, हमने कौन कौन से संस्थाओं में दौरे किए हैं उसकी पूरी जानकारी, बाल कल्याण समिति का एक रजिस्टर होना चाहिए, माहवार की इस माह में किस किस सदस्य ने किया उसकी जानकारी होनी चाहिए। लीगल फ्री करने के लिए एक अलग रजिस्टर बनता है बच्चों का, उसमें रोस्टर भी होता है कि किस संस्था को, किस बच्चे को किस साल में दिया गया। बच्चों को स्पॉन्सरशिप का लाभ दिलाने की अनुशंसा करना कितने में है, वो सारी डिटेल का एक रजिस्टर होता है। फॉस्टर केयर या ग्रुप फॉस्टर केयर के लिए जिन बच्चों को जोड़ना है उसके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अगर किसी अन्य बाल कल्याण समिति में बच्चे को स्थानांतरित किया गया है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी समिति से जो बच्चा आया है उसकी डिटेल के लिए एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। किसी बच्चे को अनुवर्तन की आवश्यकता है उसकी करनी चाहिए। आफ्टर केयर में भेजने वाले, एक मैं फॉर्म भूल गया आप लोगों के साथ शेयर करना, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म था। जब हम आफ्टर केयर में किसी बच्चे को भेजते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म भरते हैं, प्रारूप एक सेकंड में चर्चा कर लूं नहीं तो वो मिस हो जाएगा। 37 जी जी, प्रारूप 37 में हम आफ्टर केयर में किसी बच्चे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब आफ्टर केयर में हमने बच्चे को भेज दिया, उसके बाद वो बच्चा 18 से 20 साल का हो गया तो उसको निर्मुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस पे जब मैं आपके सामने आऊंगा तब ये चर्चा करूंगा। प्रारूप 37 में हम बच्चे को आफ्टर केयर में प्लेस कर देते हैं किसी संस्था से जब वो 18 वर्ष का हो जाता है। उसके बाद उसके लिए भी एक जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। समिति द्वारा किए गए संस्थाओं का निरीक्षण, यहाँ पे आप संस्थाओं में समिति, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, हम चाहें तो आपकी जेल का निरीक्षण भी कर सकते हैं। जेल का निरीक्षण क्यों करना चाहिए अभी क्वेश्चन आंसर सत्र में मैं चर्चा करूंगा, आप में से कोई भी एक पूछ सकता है इसको। समिति के बैठकों के मिनट्स, जितने भी बैठक हमने, मान लीजिए आज 6 घंटे बैठक किया तो हमने क्या क्या काम किया, पूरे दिन का रिकॉर्ड प्रोसीडिंग रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। जितने भी पत्राचार होते हैं
ये पत्राचार की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। जो भी लेटर आता है वो अध्यक्ष के नाम आता है और अध्यक्ष के आदेश से ही जाता है, समिति के सदस्यों से बातचीत करके। तो अगर डीसीपीयू ने कोई लेटर मांगा है या कलेक्टर साहब ने कोई मांगा है या डालसा ने मांगा है तो उसकी जिम्मेदारी का एक रजिस्टर बनता है जो अध्यक्ष के द्वारा मेंटेन किया जाता है। रोस्टर बनाएगी जो समिति, जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, सदस्यों से बातचीत करके। और रोस्टर में अध्यक्ष भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि रोस्टर बनाते समय अध्यक्ष अपने आप को हटा ले, वहां से अध्यक्ष भी रहेगा रोस्टर में, उस आधार पर रजिस्टर बनाया जाता है। इसके अलावा समिति को लगता है कि हमें कोई नवाचार करना है, कोई नई चीज होनी चाहिए, उसका भी रजिस्टर समिति मेंटेन कर सकती है। और अगर समिति को लगता है कि अनमोल हो गया, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड हो गया, इन सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें रजिस्टर बनाना है, तो ये सारी चीजें भी समिति कर सकती है। तो ये कुल मिला के 16-17 तरह के रजिस्टर जो होते हैं समिति को अपने पेश समिति में इस तरह की सारे रजिस्टर से डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है। काफी डिटेल बातचीत करी हमने। अब 2 प्रश्न जो मैं बात कर रहा था कि हमने प्रारूप 37 में बच्चे को आफ्टर केयर भेज दिया। अब वहां से वो बच्चा अपने कहीं नौकरी के लिए जाना चाहता है तो उस बच्चे को रिलीज ऑर्डर कौन देगा? कोई भी एक व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। अब किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत बताएं तो अच्छा रहेगा। जी, कोई जवाब नहीं आया। एक्चुअली पूरे एक्ट में या रूल्स में ये कहीं मेंशन ही नहीं है कि उस बच्चे की लाइफ, उसके लिए डिसीजन कौन लेगा। मैं ये इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या अन्य राज्यों में ऐसी कोई चीज है। तो रूल 25(2) में ये तो मेंशन है कि बाल कल्याण समिति बच्चे को आफ्टर केयर भेजेगा अप टू 21 ईयर्स एंड इफ रिक्वायर्ड अप टू 23 ईयर्स। लेकिन अगर वो बच्चा वहां से जाना चाहता है तो कौन डिसीजन लेगा? अभी तक क्या होता था कि एडीएम के आदेश पर वो बच्चे को निर्मुक्त किया जाता था कि एडीएम ने आदेश कर दिया, लेकिन एडीएम का कहना है कि बच्चे को मेरे आदेश से तो संस्था में रखा नहीं गया है, जब मैंने बच्चे को संस्था में नहीं रखा है तो मैं निर्मुक्त का आदेश कैसे दे सकता हूं। और ये उनकी बात जायज थी, ये उनका पॉइंट भी जेन्युइन था कि भाई जब उनके आदेश पे बच्चा रखा नहीं गया है तो उनके आदेश पे बच्चे को निर्मुक्त कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने अभी एक लेटर जारी किया है जो समय समय पे चलते रहते हैं। उन्होंने ये अधिकार बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है कि 21 तक या 23 तक के जो बच्चे आफ्टर केयर में रह रहे हैं उनकी जानकारी उस जिले की समिति ले लेगी और वो बच्चा जहां नौकरी के लिए जा रहा है उस समिति को इन्वॉल्व करते हुए, उदाहरण के लिए अगर भोपाल का एक बच्चा इंदौर में नौकरी करने जा रहा है तो मैं यहाँ से भेजते हुए इंदौर के समिति को सूचित करते हुए कि भाई इंदौर की समिति इसकी देखरेख करेगी, एक ऑर्डर पास करके भेज दूंगा। दोनों समितियों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ वो बच्चे को निर्मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये सारे फॉर्म्स के ऊपर हमने बातचीत की। अब अगर कोई प्रश्न हो, कुछ है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो वकील साहब कार्यवाही आप प्रारंभ करें। हेलो हेलो जी उसने कहीं से सर, नमस्ते, राइट एंड चाइल्ड लाइन से। हेलो बोलिए मैम, बोलिए। सर, नमस्ते, राइट एंड चाइल्ड लाइन से किरण बात कर रही हूँ। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप सुनाई दे रहा है, बोलिए, प्रश्न बोलिए। मेरा एक सवाल था, यदि चाइल्ड लाइन को बच्चा मिलता है और उसके दस्तावेज नहीं है, क्या वो सीडब्ल्यूसी में उसको प्रेजेंट कर सकती है और सीडब्ल्यूसी उससे चाइल्ड लाइन से दस्तावेज मांग सकती है क्या? देखिए, प्रेजेंट तो आपको चाइल्ड लाइन को सीडब्ल्यूसी में करना ही पड़ेगा। प्रारूप 17 में डॉक्यूमेंट भर के बच्चे से बातचीत के आधार पर। जब कोई बच्चा बाहर से आता है तो उसका डॉक्यूमेंट तो वैसे ही नहीं रहेगा, बच्चा लेके डॉक्यूमेंट थोड़ी घर से निकलेगा। लेकिन अगर वो बच्चे का कोई नहीं मिलता है, मान लीजिए 1 साल 2 साल तक बच्चे का कोई पता ही नहीं चलता है, उसको लीगल फ्री करना है, तो इस दौरान समिति संस्था में रख के उसका एज वेरिफिकेशन करा के उसके एज का डिटर्मिनेशन करेगी, उसका आधार कार्ड बनवाएगी, उसका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो बनवा करके समिति वो डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। लेकिन आपको प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा बच्चे को।
सर प्रेजेंट करने के बाद भी CWC का ये हाँ जी सर। नहीं प्रस्तुत कर आवाज नहीं, बिल्कुल। एक मिनट, बीच में कोई मत माइक ऑन कीजिए प्लीज, एक एक करके कीजिए, सुनाई नहीं देगा। जी बोलिए, जिसको बोलना है वो हैंड रेज करे, हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ जी सर। जी हेलो। जी हाँ जी सर। जी हेलो हेलो। मैडम जुड़ी हैं? अच्छा ठीक, जी जी हाँ जी हेलो सर। आप बोलिए ना सर, हम सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी कि अगर हम कोई काउंसलिंग करते हैं तो क्या काउंसलिंग की रिपोर्ट पुलिस को देनी जरूरी है क्या? दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है कि बाल कल्याण समिति के काउंसलिंग के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब देना नहीं देना आपकी जिम्मेदारी है। माननीय हाईकोर्ट का ये डायरेक्शन है कि जो भी बच्चा आपके साथ शेयर करता है वो कॉन्फिडेंशियल होती है जानकारी, उस कॉन्फिडेंशियल जानकारी को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। किंतु कई बार असमंजस की स्थिति होती है, पुलिस को और कोई डॉक्यूमेंट मिलते नहीं है, उस समय आपके जुरिस्डिक्शन पे आप शेयर करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन कोर्ट उन दस्तावेजों को आधार बनाकर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जी एक हमारे साथ एक आशा जी जुड़ी हुई है, आशा सिकरवार जी। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हैं। आशा जी का डिटेल परिचय हम अगले वेबिनार में कराएंगे। फिटिसाइड के ऊपर जो काम आपने किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमको। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में आप अपनी बात रखें, फिर हम अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ जाएं और सत्र को ओपन करें। आशा जी। जी जी आशा जी आप सुन रही हैं? आशा जी उनका वीडियो स्टकअप हो गया है। ये प्रेजेंटिंग जो कर दिया हटाइए भाई। दलीप सिंह जी प्रेजेंट कर आशा रहे जी हैं। प्लीज सुन पा रही हैं आप? जी आशा जी, ये दिलीप सिंह जी प्रेजेंटिंग बंद कीजिए प्लीज। दिलीप सिंह जी स्टॉप शेयरिंग कीजिए, स्टॉप शेयरिंग। जी चलिए रिमूव ठीक है। कर दिया है, सॉरी जी हमने उनको रिमूव ठीक कर दिया है। ठीक ठीक है, ठीक है। जी आशा जी आप सुन पा रही हैं मेरी बात? चलिए, तो नहीं सुन पा रही हैं तो अब मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी की तरफ चलता हूँ। चौबे सर, बहुत सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स लेते पे हैं हैं। मैडम, सारे क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे। 2 घंटे चलाएंगे, बस अध्यक्ष जी का उद्बोधन ले लें फिर हम चलाएंगे। तो अध्यक्ष जी के लिए एक 2 छोटी सी लाइनें हैं मेरे जहन में जो मैं कहना चाहूंगा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो माननीय ऐसे अध्यक्ष जी जिन्होंने वास्तव में फुट स्टेप क्रिएट किया है और सीसीएफ को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि आज हमारे साथ लगभग 160 लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, और हम बच्चों की सारी समस्याओं को एड्रेस कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर साहब है नहीं, जुड़े नहीं क्या? जी डॉक्टर साहब आपका अध्यक्षीय उद्बोधन। जी 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 माफ करना, मुझे एक फोन आ गया था तो मैं उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। जी जी मैं कहूँगा हर बार के वेबिनार की तरह सार भी अपने आप में एक विशेष और अद्वितीय रहा है, और बीच बीच में कुछ प्रश्न भी आ रहे थे। मैं देख रहा था जी राजीव थोराट जी ने भी कोई एक बात रखी थी अपनी, तो मुझे लगता है जब प्रश्नों की हम बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा। मुझे एक जानकारी और आप सबको देना मैं खुशी होगी, क्योंकि आप सभी लोग पूरे देश भर से CWC के लोग जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के समय में अगर किसी बच्चे के गार्जियन माता पिता कोविड में अगर नहीं रहे हैं, कोविड ने छीन लिया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे बच्चों के पुनर्वास और इसकी व्यवस्था के लिए 5,000 रुपए महीना उनको देगी।
तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ये जो मध्य प्रदेश सरकार का आदेश है, इसको हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीसीएफ की तरफ से भेज रहे हैं, और अगर वो अपने राज्यों में करते हैं तो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। मुझे लगता है इतने अच्छे उद्बोधन के बाद कृपाशंकर जी ने जिस तरह से उसका बताया है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो इस पे कुछ खास कहने के लिए मेरे पास है भी नहीं। किसी ने बोला है कि औरों के किरदार में जो नुक्स ढूंढते रहे, अक्सर उनके दामन में दाग देखे हमने। तो वास्तव में हम जिस काम में लगे हैं, वो काम अगर हम अपनी तरफ से अच्छा करें तो मुझे लगता है इसके बाद कुछ करने की कहने की जरूरत नहीं है। हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ रखिए कि वो बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, वैसा ही उनको जीवन मिले। क्योंकि बच्चे ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। अमीर और गरीब कोई माता पिता हो सकते हैं उसके, लेकिन वास्तव में बच्चे तो केवल बच्चे होते हैं। इसलिए बच्चों के बचपना छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, और हम सबका यह जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का वो बचपना दे सकें जिससे वो एक अच्छे नागरिक बने, और उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका देश और समाज के अंदर है वह मिल सके। आप सभी लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। केवल इन 2 पंक्तियों के साथ में उससे केवल यही गिला है, वो मिलकर भी नहीं मिला है। आंसुओं आंसुओं से छाले सींचे हैं, मुस्कानों से जख्म मिला है। खुशियां ठौर कहां से ढूंढे, दिल दर्दों का एक किला है। उपवन का कानून यही है, मुरझा कर फिर कौन खिला है। तो वास्तव में हमें उपवन के इस कानून को तोड़ना है और ऐसे मुरझाए हुए बच्चों के फिर से खिलाना है। यह जिम्मेदारी हम सबकी है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब लोग इस जिम्मेदारी को भली भांति कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से हम लोग एक संवेदनशील मन के साथ में कर रहे हैं, आने वाला समय बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर बदलता हुआ दिखेगा। और मैं कहूँ ये बच्चों की जो तस्वीर बदलेगी, इसी से देश की तकदीर बदलेगी। और देश की तकदीर बदलने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। आप यही मानिए कि मेरे लिए ईश्वर ने यही कार्य चुना था, और यही हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम इस मन और आस्था और विचार के साथ काम को करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों को जो अब आज तक उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है वह जरूर मिलेगा। मैं सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य, पूरे देश भर के जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, मैं कह रहा हूं बार बार पूर्ण विश्वास है कि यह जो सीसीएफ की शुरुआत आदरणीय कृपाशंकर जी ने, आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी ने, सब लोगों ने मिलकर के की है, वह देश में एक विशेष स्थान रखेगी और बच्चों के लिए और देश के परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अनिल जी। अब जो रेज क्वेश्चंस होंगे उनकी अपन बात करते रहेंगे। एक प्रश्न आया है मेरे पास, रायपुर से आया है नकवी साहब का। What kind of coordination is required between JJB and CWC for CNCP and CCL child? तो इसमें थोड़ा सा मैं दे दूं जानकारी और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर, अगर कोई बच्चा CNCP है, अगर कोई बच्चा CCL है और उसका कोई नहीं है, और समिति को, बोर्ड को लगता है कि इस बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन होम में ना भेजें और तो उसको CNCP बना के भेजें, तो वो CWC के पास ट्रांसफर कर सकता है। तो CCL बच्चे को भी CNCP बना के बोर्ड के द्वारा समिति के समक्ष दिया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। अब समिति को अगर लगता है कि किसी मामले में FIR दर्ज करानी है तो समिति पुलिस को लिख सकती है, पर ऑर्डर नहीं दे सकती है, क्योंकि हमारी पूरी प्रक्रिया में FIR दर्ज कराने की ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को लिखेंगे वहां के कि ये मामले के लिए हमें FIR दर्ज करानी है, और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट वहां की सीधे उस थाने को डायरेक्ट कर सकती हैं कि इस मामले में FIR करा करके समिति को सूचित किया जाए। तो ये दो कोऑर्डिनेशन है CWC और JJB के बोर्ड में चलता है जी। एक प्रश्न और है संगीता जी का शिवपुरी से कि, एक मिनट में ले लूं, किसी बच्चे के माता पिता के पास
कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो किसी बाहरी जिले के रहने वाले हैं, इस जिले में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करें? तो इस जिले में आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकती हैं। आप सीडब्ल्यूसी के समक्ष अपना जो प्रारूप है, आप काउंसलिंग रिपोर्ट सबमिट कर सकती हैं, बच्चे की फोटो सबमिट कर सकती हैं, बच्चे की जानकारी, बच्चा कहाँ से आया है, कितने बजे आया है, किस ट्रेन से आया है, क्यों आया है, जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उस जानकारी को समिति के समक्ष सबमिट कर दीजिए। वो समिति जिस जिले का बच्चा है उनसे बातचीत करके ट्रांसफर कर देगी और वहां की समिति उस बारे में उचित निर्णय ले लेगी। ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। आशा जी जुड़ी हुई हैं क्या? मैं पहले भी बोला हूं, आप सुन पा रही हैं आशा जी? मैं चाह रहा था आशा जी थोड़ा आप कुछ बात रखते, क्योंकि आशा जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं बच्चों के संबंध में। आशा जी जुड़ी हैं? सर मेरा एक सजेशन था। सर आप रेज हैंड कर दीजिए, हम सारे प्रश्न ले लेंगे, बीच में कोई किसी का नहीं ले पाएंगे, प्लीज सर। नहीं, वो रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है ना उसमें जी, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे भी रेज हैंड आ रहा होगा, नहीं आ रहा? चलिए तो एक एक करके हम भी प्रश्न लेना चालू कर दे। जी अनिल बाहेती जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर एक सेकंड। अनिल जी। सर मैं मिस हो रहा हूँ। हाँ नहीं आ रही आवाज आपकी। जी पल्लवी जी, आप पल्लवी जी आपका प्रश्न। सर आपने ये जो बताया था इंडिविजुअल केयर प्लान, ये कौन बनाता है सर? इंडिविजुअल केयर प्लान इंडिविजुअल आईसीपी जिस संस्था में आपने बच्चे को भेजा है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि सपोज किसी के केस में पास्को लगा हुआ है और जो विक्टिम है वो अगर संप्रेषण गृह में है, और तो ये केस जेजेबी का होगा या सीडब्ल्यूसी का होगा? ये केस जेजेबी का होगा, हमारा नहीं होगा। जेजेबी चाहे तो सीडब्ल्यूसी को ट्रांसफर कर सकता है अगर उनको लगता है तो। नहीं सर, और जो पीड़िता है, सपोज पीड़िता है वो प्रेग्नेंट है तो पीड़िता सीडब्ल्यूसी में आएगी, पीड़िता देखरेख एवं संरक्षण के अधीन सीडब्ल्यूसी में आएगी। और सर जो उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ऑर्डर है जी सर, वो हाई कोर्ट करेगा या सीडब्ल्यूसी खुद भी कर सकती है? देखिए 20 सप्ताह तक के ऑर्डर, 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी के लिए किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स की सहमति के साथ 20 सप्ताह तक का। जी 20 वीक्स के ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो उसमें हाई कोर्ट की सहमति लगती है। सीडब्ल्यूसी सक्षम है निर्णय लेने में, अगर उसको लगता है कि ये बच्चे को नहीं रखना है। 20 सप्ताह के पहले आपको मतलब सर्कमस्टेंशियल के आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं और आप मेडिकल बोर्ड को भेज सकते हैं कि इस बच्ची का उचित मेडिकल केयर करते हुए प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जाए। 20 सप्ताह के बाद आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। सर मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 है इसके लिए। जी एक्ट है, लेकिन वो 20 जी लेकिन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 20 सप्ताह तक आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर है। जी इस पे बाकी वकील साहब या अरविंद जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे मुझसे। जी देखिए ऐसे केसेस में हाई कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इवन ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर एमटीपी एक्ट को ध्यान से पढ़ा जाए, डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड अपने आप में सक्षम है, लेकिन वो डरते हैं, इसलिए पुलिस के मार्फत एप्लीकेशन या बोर्ड के मार्फत एप्लीकेशन या सीडब्ल्यूसी के मार्फत या डीएलएसए के द्वारा एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लगवाई जाती है। और every judicial magistrate is competent to pass any such order for termination of pregnancy with the report of the medical board. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी है। अभी हमारे पास एक केस आया है, उसमें जो बच्ची है वो 16 साल की है और सर उसके हाथ और पैर दोनों पोलियोग्रस्त है और वो बच्ची मतलब सक्षम नहीं है उस बच्ची को पालने में, पर उसका अभी हमारे पास सोनोग्राफी रिपोर्ट नहीं आया है प्रॉपर कि उसको प्रेगनेंसी कितने टाइम की है।
पल्लवी जी इसको बाद में हम चर्चा कर लेंगे, आप ले लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रह जाएंगे नहीं तो। हमारे साथ दीपा रस्तोगी जी जुड़ी हुई हैं, आपका कुछ प्रश्न आया है दीपा जी, आप अपनी बात रखें। फिर आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा जी अपना माइक अनम्यूट करिए ना प्लीज, थोड़ा आपकी बात हमको, एक विषय है इसलिए मैं चाह रहा हूँ। नहीं जुड़ पा रही है। दीपा जी आप सुन पा रही हैं? सर मैं लाइन पे आ गया जी। आशा जी, अनिल बाहेती लेते हैं भाई साहब आपका प्रश्न जी। चलिए कोई बात। एक प्रश्न इनका ये है कि डू वी हैव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जेजेबी। तो इसका मुझे समझ नहीं आया, मतलब जेजेबी में ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होती है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग और वो उनके वर्कर्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए तो हमेशा दिया जाता है, बच्चों को भी हम देते रहते हैं, पर बाहरी लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया क्या है। चलिए अनिल बाहेती जी अपना प्रश्न रखें सर आप। सर जेजेबी को कितने रजिस्टर रखना चाहिए जी? जैसे आपने बाल कल्याण समिति का कहा कि 17 रजिस्टर आपको रखना चाहिए, हाँ, तो जेजेबी को कितने रजिस्टर रखना चाहिए? जेजेबी में तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वो तो पूरी केस डायरी मेंटेन होती है वो तो। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि बाल संप्रेषण गृह में कितने सदस्य साथ में जाना चाहिए? बाल संप्रेषण गृह में चेक करने के लिए कितने मेंबर साथ में जाना चाहिए? तो 2 ही लोग हैं साथ में। हाँ तो आप एक भी जा सकते हैं, 2 भी। इस पे तो मेरे ख्याल से कुरानिया जी कुछ एक्ट में ऐसा है क्या जेजेबी के लिए कि कितने लोग जाने चाहिए? सीडब्ल्यूसी के लिए तो है सर, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल मेंबर जिसका रोस्टर ड्यूटी है वो भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक्चुअली सीडब्ल्यूसी के बारे में भी ऐसा नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने पिछले दिनों एक सर्कुलर निकाल करके उसमें अमेंडमेंट किया है। तो हो सकता है अन्य राज्यों में ये भी नहीं हो कि सिंगल आदमी जा सकता है, इसीलिए मैंने बोला कि रूल हर राज्य के अलग होते हैं। अभी काफी राज्यों के तो रूल बने ही नहीं है, हरियाणा में भी नहीं बने हैं। जी थैंक यू सर। जी का थोड़ा सा देखिएगा भाई साहब, स्वास्थ्य जी का क्वेश्चन है। किसका? लीजिए प्रश्न। विनय जी का भी कुछ प्रश्न है। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। आज इस वेबिनार में 160 श्रोता जुटे हुए हैं, इसका हमारे समझ से श्रेय आपके अध्यक्ष जी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी और श्रीमान चौबे जी को जाता है। शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करके इन्होंने सीसीएफ को आगे बढ़ाया है और सोए हुए श्रोता को भी बीच बीच में जगा करके सुनने के लिए प्रेरित किए हैं, इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज चौबे जी में इतना गुण है, एक्सटेम्पोर बोलते रहे, सभी फॉर्म के बारे में इतना अच्छा से यूनिफॉर्म स्पीड से बताते रहे और सब इंपॉर्टेंट फॉर्म का वास्तव में ज्ञान दिए, इसके लिए भी हम आत्मा से इनको धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी खुशी हुई उस समय जब साल में एक बच्ची थी, विकलांग थी, आपने मध्य प्रदेश से डॉक्टर को वीडियो के द्वारा दिखा करके हमें प्रेरणा दिया उसका सही उपचार के लिए। इस तरह जब आप वेबिनार में नहीं रहते हैं उस समय भी आप देखते हैं किस राज्य में किस संस्था के बच्चे को क्या क्या पीड़ा है, उसका निराकरण कैसे करेंगे। एक समस्या हमारे सामने आई है, एक मेरा बच्चा 18 बरस, हेलो आवाज सुन पा रहे हैं सर? आवाज सुनाई दे रहा है? लड़का इधर आओ, आवाज सुन रहे हैं सर? जी जी बोलिए सर, बोलिए। एक बच्चा है हमारे यहाँ सीसीआई में, 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं, वो बोल नहीं पाता है, बोंगा है और बहुत अच्छा वह पिक्चर बनाता है, पेंटिंग करता है। सीसीआई वाला लिखा है 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है, इसको आप अन्य संस्थान में रखें। तो हमने क्वेरी कहा क्या आफ्टर केयर के लिए हमारे बिहार में कोई संस्था नहीं है, तो एक मार्गदर्शन डीसीपी ने डायरेक्टर साहब से मांगा है। वैसे बच्चे को हम कहाँ रखें सर?
इसके बारे में जानकारी हम लेना चाहते हैं। और आपने अभी बताया 22 से 23 वर्ष के उम्र तक के ही बच्चे को आप रख सकते हैं, उसके बाद उसको अन्यत्र जाने के लिए फ्री कर सकते हैं। और जब वह लड़का बोंगा है वह उसको हम कैसे भेजेंगे, इसका मार्गदर्शन किया जाए, पहले उसको हम कहाँ रखें सर? सर ये मैं प्रश्न सुन ही नहीं पाया, इतना डिस्टर्ब होता रहा। जी क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न है सीसीआई में एक बच्चे हैं 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो बोंगा भी है, सीसीआई वाला लिख करके भेज दिया 18 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है, इसको आप अन्यत्र आफ्टर केयर में भेजें। तो आफ्टर केयर भेजने के लिए जब डीसीपीयू से हम संपर्क किए, डीसीपीयू वाला कहता आफ्टर केयर होता क्या है, तो हम बताए, कहता ऐसी संस्था तो हमारे बिहार में नहीं है। उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है डायरेक्टर साहब से। सर इस परिस्थिति में हम क्या करें? नहीं, इस परिस्थिति में तो जहां बच्चा है सीसीआई में ही आप रखिए, या एक अलग से फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करके ग्रुप फॉस्टर केयर किसी के माध्यम से करा दीजिए। मतलब आप ये कर सकते हैं, अपने समाज के बीच से किसी व्यक्ति को बाहर लाइए और उनकी एक संस्था खुलवा करके या फिट फैसिलिटी डिक्लेयर करके वहां रख दीजिए। पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आफ्टर केयर फैसिलिटी नहीं है, वहां पे होनी चाहिए। केवल महिला के लिए है सर? नहीं, कई जगह पे लड़कों के, हमारे यहाँ भी नहीं है। तो उसमें सीडब्ल्यूसी की एक दूसरी मैं रिवर्स मैकेनिज्म बताऊं, जैसे ही वो बच्चा 14 साल का, अब देखिए इसमें लैकिंग क्या हुई, आपकी आईसीपी नहीं बना है बच्चे का। अगर इंडिविजुअल केयर प्लान आपके समक्ष आया होता तो उसमें ये पता चलता कि बच्चे को जो लॉन्ग टर्म प्लान है, मतलब 18 साल के बाद भी हमें केयर देना है, तो वो आप 14 साल में ही प्लानिंग करते कि कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करा के, कुछ कोर्सेज करा के बच्चे को 18 साल में नौकरी पे लगवा दीजिए। 14 साल के बाद ऐसे बहुत सारी नौकरियां हैं जो बच्चे कर सकते हैं, जिन नौकरियों में जोखिम नहीं है, वो चाइल्ड एक्ट के अनुसार भी बच्चे कर सकते हैं। तो हमें इंडिविजुअल केयर प्लान पे काम करते हुए 14 साल से इन बच्चों के रिहेबिलिटेशन पे प्लान करेंगे, तो 18 साल का आते आते उसको आफ्टर केयर की जरूरत ही नहीं है, अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाएगा। जी वह बोलना है, बोल नहीं पाता। अच्छा बोलना है, अच्छा वो मैं नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया। तो ऐसे बच्चों के लिए देखिए, लेकिन पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, मधुबनी पेंटिंग। ऐसे बच्चों के लिए इंदौर में संस्था है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। इंदौर से चेयरपर्सन जुड़ी हुई हैं, आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा, मैं कोऑर्डिनेट करा दूंगा। एक राज्य के बच्चे वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अदरवाइज ऐसे बच्चों की भी संस्था है। जी जी ठीक है। अगला प्रश्न जी। चौबे जी, यहाँ पे आप कुछ ऐड कर सकते हो? हाँ। क्योंकि वो आईसीपी बेहतरीन तक बना सकता है, तो उसको कुछ साइन लैंग्वेज भी एडुकेट करने का जरूरत था। अभी वो अरेंजमेंट कर सकता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, तो साइन लैंग्वेज उनको सिखाने के लिए वो सेल्फ रिलायंट होने में अच्छा होगा, वो नौकरी भी मिल जाएगा। जी, इसीलिए काउंसलर जो हम बोलते हैं कि आपके पास एक पैनल ऑफ काउंसलर्स होने चाहिए जो साइन लैंग्वेज समझ सके, जो बच्चों से कम्युनिकेट कर सके, वो बनाया होता तो कुछ काम कर सकता था। जी है कि जेजेबी बच्चों के किस प्रकार का प्रशिक्षण। जी आशा जी जुड़ गई हैं आप? हाँ, थैंक यू सर। सॉरी बीच में नेट की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, बट सर आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी है आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं फिर से मध्य प्रदेश में बच्चों के अधिकार के लिए काम कर सकूँगी, और इट्स माय ग्रेट प्लेजर सर। हम एक एक्सक्लूसिव वेबिनार आपके साथ रखेंगे आपके विषय पे, अगले महीने रखेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। तो ये प्रश्न है कि क्या जेजेबी बच्चों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण या कौशल विकास की ट्रेनिंग देता है? बिल्कुल देता है। ऑब्जर्वेशन होम्स में जो भी बच्चे रहते हैं उसको सुधार गृह इसीलिए बोलते हैं कि उनको कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट करके बाद में 18 से ऊपर होने पे उनको समाज की मुख्य धारा से कोई नौकरी या कुछ जॉब दे करके जोड़ी जा सके। जी देवदत्त जी का प्रश्न है, देवदत्त जी का प्रश्न है होशंगाबाद से। स्क्वाड ऑर्डर के बाद भी एसजेपीयू बच्चे को पहुंचाने में विलंब करती है, इस हेतु क्या करें? मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, एसजेपीयू के इंचार्ज डीएसपी होते हैं हर जिले में।
आप उनसे संपर्क करिए, जो उनका नोडल अधिकारी होता है। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो माननीय कलेक्टर साहब को लिखिए। वो भी नहीं सुन रहे हैं तो आप जस्टिस जुवेनाइल कमेटी जो हाई कोर्ट में होती है उनको लिखिए, पक्का लिखेंगे, क्योंकि ये उनका काम है कि CWC के आदेश पर बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। जी, और किसी के प्रश्न हैं? आज जो नए लोग जुड़े हैं, मेरा सबसे आग्रह है, मैंने अपना चैट बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर डाला है, अगर आप अपना नंबर मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं अगले वेबिनार की लिंक आपको भेज दिया करूंगा। सबसे जी, मैं सरवत नकवी बोल रहा हूँ रायपुर से। एक बहुत महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि एक CCI में अगर एक माइनर दूसरे माइनर का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, बी इट गर्ल चाइल्ड और बॉय, और सर्कमस्टांसेस पूरे मिल जाते हैं, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है एक्यूज के खिलाफ? सर, वो उम्र कितनी है बच्चे की? 14 साल। 14 साल का माइनर है। तो ये तो मुझे लगता है कि घुरानिया सर इस पे जवाब देंगे। वैसे JJB में आप प्रेजेंट करिए और उचित निर्णय इसमें JJB ही लेगा, लेकिन जो एक्ट कहता है उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जी, तो ये डिसीजन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और JJ बोर्ड पे छोड़ दीजिए, आप उनके समक्ष प्रस्तुत कर दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू। जी जी। प्रश्न है आपका? कहाँ गए ब्रिज जी? चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक जानकारी रख दें। अगले सप्ताह हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो जो कोरोना की जो तीसरी वेब की हम बात कर रहे हैं, तीसरी लहर की। हाँ सर, मैं नागपुर से राजीव बोल रहा हूँ सर। मुझे मेरा एक सर बोलिए, रखिए अपना प्रश्न। जी, मैं नागपुर। हाँ सर, ऐसा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज मेरी पहुंच पाएगी नहीं, है ना? सवाल ऐसा है कि पिता के अंतर्गत एक बालिका बाल गृह में है और उनकी मां ने बालिका को मांगा है घर ले जाने के लिए, लेकिन बाल कल्याण समिति ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। वो किसी आधार पे की है, अहवाल के रिपोर्ट के आधार पे किया है खारिज, लेकिन उसके बाद वकील साहब ने वो केस लगा दी कोर्ट में, नागपुर जिले के कोर्ट में लगा दी है। अब ऐसे वक्त समिति कोर्ट में पेश होगी या सरकारी वकील के माध्यम से होगी, और ये कौन देगा? सरकारी वकील। सर, पहली चीज तो कोर्ट बुलाएगा ही नहीं समिति को पेश होने के लिए। कोर्ट उस मामले में एक लेटर लिखेगा समिति को कि आप अपना पक्ष रखिए। हमारे साथ भी आपके जो डालसा के सचिव होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज के सचिव, उनके साथ ये मैटर डिस्कस करिए और उनके साथ जाके जिस भी कोर्ट में ये मामला है वो जज साहब को अपना प्रतिवेदन दे दीजिए कि आपने किन आधार पर निर्णय लिया है। कोर्ट आपको कभी भी किसी भी मामले में बुलाएगा नहीं, और अगर बुलाता भी है कोर्ट गवाही के लिए या किसी चीज के लिए, तो आपको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलग से बिठा करके आपसे आपकी बात सुनी जाएगी कोर्ट प्रोसीडिंग के आधार पर, ना कि कटघरे में बुला करके आपको इसके लिए ट्रीट किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि आप भी एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में कोई डिसीजन ले रहे हैं। उस बोर्ड के निर्णय को कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब चैलेंज इन द सेंस कि उसके खिलाफ आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो आपका फैसला सही है या गलत है वो अमेंड कर ले कोर्ट, लेकिन आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो आप डालसा सचिव के माध्यम से एक प्रतिवेदन दे दीजिए। आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं है, सरकारी वकील की भी आवश्यकता नहीं है। जी सर, अरविंद सर। जी नमस्कार। जी ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात ये जोड़ना चाहूंगा कि जहां पर पेरेंट्स में बच्चे के डिस्प्यूट है, NCPCR की गाइडलाइंस ये हैं कि वहां पर कस्टडी का निर्णय CWC ना ले और बच्चे की कस्टडी वो पेरेंट्स कोर्ट में ही क्लेम करें। जी, ये मैं सुन नहीं पाया था कि कस्टडी का मामला है, तो कस्टडी के मामले में तो समिति को अधिकार ही नहीं है, वो तो चिल्ड्रंस कोर्ट ही करेगी। जी सर,
थैंक यू खुरानिया साहब। और किसी का प्रश्न बीच में आया था? कोई प्रश्न है? नहीं तो हाँ चलिए तो सब एक चीज जी जी एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे ये बाल संप्रेषण आवाज चली गई आपकी। ऑब्जर्वेशन होम में जैसे जो गर्ल्स के लिए ऑब्जर्वेशन होम है उसमें भी प्रतिभा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वैसे अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं वैसे एक चीज बताऊंगी कि भाई साहब ने कहा था ना कि मैं जुड़ गई हूँ, तो देखो काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग अपने कनेक्ट हो गए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। जी जी जी। और दूसरा मैं ये कह रही थी सर, वैसे जैसे बच्चे लड़कों का तो है ऑब्जर्वेशन होम में जाके मैं देखा हुआ भी है और उनसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन लड़कियों के बारे में जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पर है और उनको कैसे किस तरीके से उनके भी जाना वहाँ काउंसलिंग या विजिट करना है। हाँ, लड़कियों के लिए भी है मध्य प्रदेश में, एक है विदिशा में जहाँ पे CWC लगती है उसी के बगल में है, और एक सिवनी में है। तो आप अपने महिला बाल विकास के किसी भी अधिकारी से डिटेल मंगा सकती हैं। विदिशा में एक भी लड़की नहीं है अभी, और सिवनी में भी एक भी लड़की नहीं है। ठीक है, मैं जानकारी लेना शहडोल में भी है, शहडोल में भी है महिलाओं का संप्रेषण गृह है, वहाँ पे भी बच्चे हैं क्या? इसकी जानकारी तो नहीं है अभी। नहीं, क्योंकि मैंने जी शहडोल में भी है। ठीक है, 3 जगह है, मुझे भी शहडोल का पता नहीं था जी। चलिए जी और कोई प्रश्न हम 2 मिनट बाद लेंगे जी। अभी कुछ कह रही है प्रतिभा जी? नहीं भाई साहब बस ठीक है, यही जानकारी लेना थी, मतलब है ही नहीं बच्चियां। हाँ, तो मैं एक जानकारी देख दूं ताकि अगले सप्ताह के विषय के बारे में, अगले सप्ताह हम थोड़ा एक्ट से लगातार 3-4 सप्ताह से एक्ट पढ़ के लोग बोर हो गए होंगे। हम मेडिकल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जो 3rd वेव आने वाली है उसमें बच्चों के संबंध में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उनका इलाज हो सकता है, क्या किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, उसके लिए एक एम्स के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जुड़ेंगे। ब्लैक फंगस जो एक उसके साथी एसोसिएट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्लैक फंगस को कैसे रोका जा सकता है या क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जुड़ेंगे। और अगर संभव हुआ तो एक एक्यूप्रेशर टेक्निक के डॉक्टर को मैं जोड़ूंगा। उनका ये कहना है कि मैं बहुत सारी चीजें एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर सकता हूँ। ये मेरी खुद की भी आजमाई हुई टेक्निक है। अगर संभव हुआ तो 3 पैनलिस्ट जुड़ेंगे और समय हम शायद 1.5 घंटे का रखेंगे अगले सप्ताह। हालांकि आज भी 1 घंटा 40 मिनट हो चुका है, पहले ही करते करते 2 घंटे होने को आ गए। तो थैंक यू वेरी मच। आप कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद सर। एक करके हेलो एक करके सर, एक निवेदन था। हेलो, आवाज आ रही सर? बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है जी। हाँ सर, एक निवेदन था कि एक बच्ची अपने पास आई थी 17 साल और 9 महीने की, और उसको छोटा एक बच्चा लेके आई थी 1 महीने का, और वो पास्को के अंतर्गत आई थी सर। लेकिन उसका जो लड़का है जो तो जेल में है सर, लेकिन अपन ने उसको संस्था में रख दिया था। अब वो लड़की 18 से ऊपर हो गई है सर, तो वो तो चाहती है मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो सर इस पे हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बच्ची किसके साथ जाना चाहती है? ऑब्वियसली उसका परिवार ले जाना नहीं चाहता है, उसको माँ बाप ले जाना नहीं चाहते। पिता तो ले जाना चाहते हैं सर, लेकिन बच्ची नहीं जाना चाहती इन लोगों के साथ में। आप देखिए, उसके पति को आप सौंप नहीं सकते हैं क्योंकि वो आरोपी है। जब तक आरोप मुक्त नहीं होता है नहीं कर सकते। इसका एक मैं आपको मीडिएशन का रास्ता बताऊं। आप उस बच्ची को समझाइए कि अपने माता पिता के साथ चली जाए, क्योंकि 18 साल की हो गई है तो उसकी मर्जी से आप उसके माता पिता को सौंप दें और उसके बाद उसको डिसीजन ले ले कि पति के साथ ही रहना है। जी। लेकिन आप नहीं तो उस केस में नहीं ले पाएंगी, आपको फिर आफ्टर केयर में ही भेजना पड़ेगा उसको।
हाँ सर, वो क्या है, वो जिद करेंगे, माता पिता को ले जाना चाहते हैं उसको। हाँ, नहीं तो वो जाना नहीं चाहती है। बच्ची की काउंसलिंग का, इसके लिए मुझे आप बाद में फोन कर लीजिएगा, मैं आपको इसका रास्ता बता दूंगा। हमने करीबन 2-3 साल में कम से कम 20-25 केस ऐसे डील किए हैं। जी जी ठीक जी जी ठीक है जी। छतरपुर से संदीप जी जुड़े हुए थे। संदीप जी, आप कुछ कह रहे थे? संदीप गुप्ता जी। जी भाई साहब, नमस्कार। जी जी भाई साहब, ये कह रहा था कि संप्रेषण गृह में बच्चे निरुद्ध हैं। हेलो। जी जी, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, और वहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि बच्चे के जो रिलेशन वाले हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 16 साल की बच्चों की उम्र है, उन बच्चों का अपन कैसे कौशल उन्नयन करा के कि अपन उन्हें भेजें, उन्हें कोई ऐसा कौशल मिले जिसको सीख के वो नौकरी वगैरह ज्वाइन करें, अपन इस तरह कैसे करा सकते हो? मध्य प्रदेश में ऐसा कहाँ? अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो परिवार उस बच्चे को क्यों नहीं ले रहा है, तो सेक्शन 75 ऑफ जेएफजे एक्ट थोड़ा देख लीजिए कि वो बच्चे की मानसिक क्रूरता, बच्चे को छोड़, अगर बच्चा निर्दोष है, अगर समिति को जेजे बोर्ड को लगता है कि इसको बच्चे को परिवार में पुनर्वासित किया जाना चाहिए, तो आप जेजे एक्ट का 75 निकाल के पेरेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। इस तरह से कोई बच्चे का परित्याग नहीं कर सकता है। और उसके बाद भी नहीं है तो कौशल उन्नयन से आप बच्चे को जोड़िए ऑब्जर्वेशन होम में, उसको कंप्यूटर सिखाइए, उसको जो भी आपको लगता है टाइपिंग सिखाइए, हिंदी टाइपिंग सिखा दीजिए, कहीं भी वो कहीं लग जाएगा, इस टाइप की चीजें। या अगर जैसे भोपाल की बात करूं तो भोपाल में एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे वो 10वीं पास बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और उसके 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 12,000 से 15,000 की जॉब मिल जाती है उनको, तो वहां से भी जोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं जा सकता है जी। वैसे तो सभी जगह है। बच्चे की सोशल रिपोर्ट थोड़ी ऐसे ही है कि वो अपना जो है ना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके सौतेला पिता है ना, और उसमें नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं भाई साहब कि जिनके यहाँ नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छी आपने हमें एक जानकारी दे दी कि अपन वहाँ भोपाल में कर, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टर जो होम है अपने संप्रेषण गृह हैं, वहाँ पे ऐसी इतनी दीर्घकालीन व्यवस्थाएं नहीं है कि वो लंबे टाइम। व्यवस्थाएं सुधारना ही तो हमारा काम है ना। आपका जेजेबी में आप इंस्पेक्शन करिए और हर महीने लिखिए, अपनी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी होंगी, उनको देखिए। ये बात अगर सीडब्ल्यूसी कहता तो मैं एक बार समझ लेता, क्योंकि आपके पास तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बैठा है साहब, वो डिस्ट्रिक्ट जज को लिखेगा, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेगा तो कलेक्टर तो खड़े होके आएंगे आपके सामने। आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कीजिए ना। डीजे साहब के सामने आपका काम कैसे नहीं होगा, ये बताइए मुझे। जी चलिए भाई साहब, बाकी जो है ना आपके साथ चर्चा करूंगा मैं फोन पे। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब कुछ कह रहे थे। जी, इन सब के साथ साथ में जो सरकार का स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इस तरह के बच्चों को हम अगर बात करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स के बच्चों को प्रायोरिटी देते हुए वो उस तरह का स्किल भी देते हैं। उस स्किल के टाइम में उनके जो मिनिमम वेजेस वगैरह बच्चों की व्यवस्था के लिए वो भी देते हैं। साथ साथ में कुछ इस तरह के कोर्सेस भी हैं जो जॉब गारंटी के साथ भी कराए जाते हैं। तो अगर हम उनसे संपर्क करेंगे तो मुझे लगता है हमारा इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी भाई साहब, मैं इसी टॉपिक को यहाँ रखना चाह रहा था। आपने बहुत बिल्कुल सही बात समझा है कि मैं उन सारी सरकार की जो सारी योजनाएं हैं बच्चे के लिए कौशल उन्नयन से लेके उनका परिवार भरण पोषण शादी और यहाँ तक कि मकान देने की योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर हम उसको एक बार उसका डीपली अगर स्टडी करेंगे तो हमें उसका रास्ता निकल आएगा। जी जी जी, चलो बहुत धन्यवाद। ठीक है। हेलो डॉक्टर, हमको सर्टिफिकेट का अनाउंसमेंट करना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जो हम सर्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, जिन्होंने 4 वेबिनार प्रेजेंट किए हैं, वो सर्टिफिकेशन। इसके साथ साथ में आप एक जो फॉर्म आपका है उसके बारे में आपने बताया होगा कितने लोगों के फॉर्म आ गए, हर बार ये भी जानकारी दे दिया करो आप, ठीक है ना? जी जी, सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, हम लोग देना चाहते हैं। अभी सेशन चल रहा था इसलिए इंटरप्ट नहीं किया, बट हम लोग एक सर्टिफिकेशन भी लेकर आए हैं। आप जो अभी जुड़े हुए हैं या जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपने माध्यम से उन्हें खबर भेजिए, या हम भी कंसिस्टेंटली अप्रोच कर रहे हैं। जिनके भी ईमेल हमारे पास अभी आए हैं आज के वेबिनार में, उनको सबको एक ईमेल से हम लोग हमारा एक सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि ये सर्टिफिकेशन किस किस कैटेगरी में बनाया हुआ है। सर्टिफिकेशन अगर आपने कंसिस्टेंटली किसी सब्जेक्ट पर अगर वेबिनार सारे अटेंड किए हैं A to Z, उसका एक सर्टिफिकेशन हम इशू करेंगे।
उसके साथ साथ अगर सर्टिफिकेशन आपने 4 वेबिनार अटेंड किए हैं कंसिस्टेंटली, उस पर भी हम आपको सर्टिफाई करेंगे। और कंसिस्टेंटली हम लोग काम कर रहे हैं कि 2 या 3-4 कैटेगरी और हम लोग बनाएं जिससे कि आपको सर्टिफिकेशन दिए जाए, बशर्ते आपके सभी के ईमेल आईडी हमारे पास हो, आपकी एक मेंबरशिप, ऑफिशियल मेंबरशिप सीसीएफ के पास हो। ऑफिशियल मेंबरशिप जब तक आपकी हमारे पास नहीं होगी, जब तक हम इसको फॉर्मल वे में नहीं ले जा पाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने ईमेल के माध्यम से, अभी आज जो 170 प्लस जो अभी जितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है उनके ईमेल आईडी हमारे पास आ चुके हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं। एक ऑफिशियल एक वेलकम, हम एक ईमेल भी भेजेंगे उनको कि आपने ये वेबिनार अटेंड किया है। बट कंसिस्टेंटली आप वेबिनार अटेंड करते जाइए, हम आपको सर्टिफिकेट बिहाफ ऑफ हमारे सीसीएफ के हम इशू करेंगे, जो कि कंसिस्टेंटली आपने 4 वेबिनार अटेंड किए हैं, 10 अटेंड किए हैं या एक पूरा सब्जेक्ट अटेंड किया है, उस पर बेस्ड होंगे। जी थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, आपका सपोर्ट, आपके सपोर्ट की वजह से हम कर पा रहे हैं सारी चीजें। एक इन्फॉर्मेशन सर शेयर करना चाहेंगे सिवान से। हाँ सर। सर हमारे बिहार में जो बाल गृह में हम लोग निरीक्षण करने जाते हैं महीने में 2 बार जी, उसका बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बना हुआ है। उसका नाम है HMIS, हाउस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये पूरी तरीके से सर डिजिटल है। हम लोग इंस्पेक्शन के दौरान अगर उसमें कोई कमी पाते हैं, इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं है, बच्चों को उनके गार्जियन से मिलने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, इस सारा चीज का सर कॉलम बना हुआ है। उसमें केवल हम लोग को यस या नो डाल देना होता है, और वो जो है एक पटना में एक सर्वर बना हुआ है जहाँ से वो पूरा मॉनिटर होता है। जैसे ही हम नो डालते हैं वो रेड अलर्ट जनरेट हो जाता है और वो पूरे बिहार में संबंधित व्यक्ति को शो होता है। तो ऐसे में एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी है सर, और जो है बहुत बढ़िया सिस्टम है, और शायद सीसीएफ के माध्यम से हम लोग इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करवा सकते हैं। देखिए ये राज्य शासन का आपके यहाँ एक और बड़ी अच्छी योजना चल रही है। CWC में इंटरव्यू के पहले रिटन टेस्ट होता है। जी जी, तो वो भी चर्चा हुई थी एक बार मीटिंग के अंदर हमारी कि कैसे हम बेहतर लोगों को ले आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वो चूंकि राज्य शासन का नियम है वो बनाएगी, हम अपनी तरफ से अगर उचित लगेगा तो हम लिख देंगे सरकार को, पर वो करना हर राज्य सरकार की अलग जिम्मेदारी है। तो वो हमारे लगता है कि अभी हम जो देख रेख की बात कर रहे हैं बच्चों की, उसमें काम करें, नियम बनाने में हम लिख देंगे, शासन करना चाहे तो करे, की जा सकती है इस पे बात। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और लगभग 2 घंटे होने को आ गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सत्र 2 घंटे चलेगा। तो अगले सप्ताह हम फिर जुड़ते हैं, 4 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी किसी का प्रश्न रह गया है क्या? सर मेरा एक आखिरी सवाल है। देखिए ओपन शेल्टर होम होता है, ओपन शेल्टर होम को क्या CWC विजिट कर सकता है, क्या करना चाहिए? ओपन शेल्टर होम को बिल्कुल विजिट करना ही चाहिए, लेकिन जो रिपोर्टिंग होती है ओपन शेल्टर होम की ना, वो सीधे DCPU को होती है। उसमें सिर्फ सिंपल सी है, बच्चों की जानकारी देता है वो, कि इस एक फॉर्म है उसके लिए भी, मैंने शायद उसको चेंज वो नहीं किया, तो उस फॉर्मेट में ओपन शेल्टर होम सिर्फ जानकारी DCPU को डायरेक्टली दे देता है। लेकिन वहाँ भी देख रहे हैं कि हम संरक्षण के बच्चे दिन में रहते हैं, तो उसका भी इंस्पेक्शन CWC कर सकता है, हम लोग करते ही हैं। फॉर्म 29 है जी, फॉर्म 29 ये है जी सर और एक उसका दूसरा ये है कि अभी फिलहाल जो कोरोना के वजह से ऑनलाइन सीटिंग तो हो रही है, लेकिन ऑनलाइन CCI विजिट करा सकते हैं क्या? हम करते हैं बिल्कुल सर, ऑनलाइन विजिट कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अच्छा सर ठीक है। जी जी, मतलब वो बच्चों से बातचीत करने से लेकर के सारी चीज इस समय वर्चुअली हो। जी हाँ सर, वो कर ही रहे सर हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। फॉर्म 29 है, राकेश भाई साहब ने बताया, फॉर्म 29 में वो जानकारी DCPU को भेजता है। जी फॉर्म 29 जी। अच्छा, सुधा जी कुछ कह रही हैं? नहीं सर, आप लोगों का धन्यवाद कमेटी का, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर, जो हम लोगों में कमी पेशी है तो पूरी हो जाती है। जी जी, कहाँ से हैं आप? मैं खरगोन से हूँ सर। अच्छा जी जी ठीक है। सुनीता जी, सुनीता जी जी एक प्रश्न करना चाहती हूँ सर।
कि एक तलाकशुदा महिला है अपने यहाँ पे, तो उनके 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का, एक 13 साल। तो उनका आय का जरिया कुछ भी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए कुछ सुविधा हो सकती है क्या अपने यहाँ से? हमारा जो स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, स्पॉन्सरशिप की स्कीम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। पहली गाइडलाइन जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, फिर दूसरे नंबर पे जिसका सिंगल पेरेंट्स है, तीसरे नंबर पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, चौथे नंबर पे कि जो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, तो ये आपकी सेकेंड कैटेगरी में आता है, सिंगल पेरेंटिंग। इसके लिए आप उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा करके DCPO के माध्यम से स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दे सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर 2000 रुपया प्रति बालक प्रति माह मिलता है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। जी सर। जी जी सर, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। आपके माध्यम सुनीता जी, आप अध्यक्ष जी के माध्यम से मुझसे बात कर लीजिएगा। छतरपुर में अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से मुझसे चर्चा कर लीजिएगा, राकेश अग्रवाल। जी ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। हाँ जी सर। अध्यक्ष महोदय को भी नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सभी को थैंक यू सर वेबिनार। थैंक यू सो मच अरविंद सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। नमस्ते सर। बहुत सारे कंसिस्टेंटली वैल्यूएशन थैंक यू सर। कोर ग्रुप के काम कर रहा है। नेक्स्ट जो वेबिनार होने जा रहा है इससे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन में रहेगा, और जो आपके क्वेश्चन थे उससे हम लोग लगातार सीख रहे हैं। थैंक यू। अनिल जी, थैंक यू सर। अनिल जी थोड़ा आप जुड़े रहिएगा, आखिरी में एक दो बात करेंगे, मैं भी जुड़ा हूँ। जी तो भाई साहब भी आप जुड़े रहे तो ठीक है, आखिरी में अगर कहीं जाना नहीं हो तो राघवेंद्र जी भाई साहब हो जाता है। जी कृपा जी क्या करें? मैंने कहा आखिरी में थोड़ा सा रुके रहिएगा, 2 मिनट, हम दोनों तीनों बात कर लेंगे इसी लिंक पर सबके जाने के बाद। ये रिकॉर्डेड वर्जन है भाई साहब, हमको लिंक छोड़नी पड़ेगी। अच्छा तो छोड़ देते हैं लिंक, जो आपका आदेश सर। सर ये रिकॉर्डेड वर्जन है। हेलो सर। इस सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वर्जन है, इसलिए हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर। हेलो। आपसे निवेदन है मैडम कि आप ग्रुप से मतलब इस मीटिंग से आप क्विट कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पर्सनली ईमेल पर भेजिए या व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार मैडम। सभी से आग्रह है, जो लोग अभी मीटिंग में बने हुए हैं आप कृपया करके मीटिंग से एग्जिट कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी आपको दिया गया है, हमने चैट बॉक्स में भी ईमेल आईडी दिया हुआ है ऑफिशियल। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट लेकर आ रहे हैं सो दैट हम लोग आपसे कंसिस्टेंटली कनेक्टेड रहें। और भी काफी सारे मोड्स हैं, टोल फ्री नंबर है, हमारा एक लैंडलाइन नंबर भी हमने पब्लिश किया हुआ है। काफी सारे माध्यम है जिसके साथ आप लोग हमारे साथ निरंतर बने रह सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। सर नमस्कार। मीटिंग वेब मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है सॉरी मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। मेरा निवेदन है, ये चाइल्ड कन्वर्सन में इस व्हाट्सएप ग्रुप चलता हो, अगर उसमें हमारे को ऐड करने तो काफी जानकारी मिल जाएगी सर। आप जिस स्टेट से आते हैं, जिस लोकेशन से आते हैं, वो आपको वहां से उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं हमें, आप मैसेज डाल दीजिए। आप नीमच जिले से कर रहा था, MP से। जी बिल्कुल, आप मैसेज डाल दीजिए, हम उस पर काम करके और आपको रिवर्ट करेंगे। जी आपका वैसे भी आप कनेक्ट हुए हैं तो आपका ईमेल आईडी हमारे पास आ चुका है, एक फॉर्मल ईमेल आपको जाएगा रिवर्ट में CCF की तरफ से। जी 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 हाँ, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो जोड़ देना है ना सर। ठीक, बिल्कुल। कुछ लोग मीटिंग से एग्जिट करना भूल गए हैं, मुझे फोर्सफुली उनको एग्जिट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी।
बट अगर आप कुछ रह गया तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें। ये रिकॉर्डेड वर्जन है, मैं आपको फोर्सफुली मुझे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। कुछ भी रह गया होगा तो आप प्लीज मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप से हमें हम तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच। जी भैया बाहर भूपेश भाई साहब, भूपेश भाई साहब।